चल रहा है कि पश्चिम सभ्यता ने दुनिया में डेमोक्रेसी फैलाई है और डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं पश्चिम के देशों ने, जो आज तक कर रहे हैं। आज अमेरिका पश्चिमी साम्राज्यवाद का नेता है और वो कह रहा है कि हम पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट की अफगानिस्तान में, जैसे उन्होंने डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट की इराक में, उनको बर्बाद कर दिया। तो कहा कि पहले यहाँ पे तानाशाही थी और हम यहाँ पे आए, हमने इन पे हमला किया और अपनी व्यवस्था इन पे थोपी और अब वहां पे डेमोक्रेसी है। जबकि अब जो वहां पे कोई भी व्यवस्था होगी जिसपे अमेरिकन साम्राज्यवाद का प्रभाव है, वो सब अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। जहां पे अमेरिका ने जिन देशों को बर्बाद किया है, चाहे वो सीरिया हो चाहे कोई और देश हो, वहां पे अमेरिका के पिट्ठू हैं। अभी सीरिया में एक, जिसको ये पहले एक दहशतगर्द कहते थे, आतंकवादी कहते थे, आज वो उसको गले लगा रहे हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट, जो सीरिया में इन्होंने एक बागी खड़ा किया था। तो पहले कल तक वो उनके लिए टेररिस्ट था और आज उसको वो कह रहे हैं कि ये हमारा पार्टनर है। तो पूरी दुनिया में जो पश्चिम का डेमोक्रेसी का सिद्धांत है वो फ्रॉड है। दरअसल डेमोक्रेसी हर एक वहां पे है जहां पे कम्युनिटी में लोग जीना जानते हैं और जानते हैं कि स्वायत्तता के साथ और स्वावलंबन के साथ कैसे जिया जाता है, अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लिए जाते हैं। हमें अपनी जिंदगी के सारे डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, आपको जो थोड़ा बहुत स्वावलंबन और स्वायत्तता और स्वतंत्रता हमारी बची है उसको भी खत्म कर देना, और पूरे जीवन जो है वो आपका दूसरे लोग को संचालित करेंगे। आप रोबोट की तरह होंगे, कठपुतली की तरह होंगे, चाबी से चलने वाले खिलौने की तरह होंगे और आपकी कोई औकात होगी नहीं। ये है आपका बिल्कुल डेमोक्रेसी के ऑपोजिट, यानी ऑटोनॉमी के ऑपोजिट होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं हेटेरोनॉमी। तो ऑटोनॉमी शब्द का मतलब हो गया स्वायत्तता, डिसीजन हम खुद लेंगे, सारी मोटिवेशन हमारी होगी, सारे हम अपने काम खुद करेंगे और स्वतंत्र। और हेटेरोनॉमी का मतलब परतंत्रता, इसका बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उलट, बरअक्स। तो वो हो गया आपका हेटेरोनॉमी उसको कहते हैं। तो अगर आप इंसानी तथा ये जो सो कॉल्ड तथाकथित इंसानी जो तहजीब है उसका अगर आप विकास देखो तो वो यही है। ऑटोनॉमी से हम हेटेरोनॉमी की तरफ गए हैं। और क्रांति किसे कहेंगे? क्रांति कहेंगे अब उल्टा रास्ता जाना है, वापस हेटेरोनॉमी से ऑटोनॉमी की तरफ जाने, ये क्रांति है। जैसे एक सर्कल होता है, एक दायरा होता है, उसमें इस पॉइंट से आप स्टार्ट किए, अब इसी पॉइंट पे आपको वापस आना है तो रेवोल्यूशन पूरी होती है। इसको अंग्रेजी में रेवोल्यूशन कहते हैं दायरे को। जब दायरे पे आप चलोगे ना, जो आपका जो पाथ बनेगा, जो रास्ता बनेगा, वो बिल्कुल गोल होगा। तो जिस पाथ से आपने शुरू किया था आज से हमारे पुरखों ने, जब हम कम्युनिटी में जीते थे, आजाद थे, हमारी अपनी जमीन थी, हम अपना खाते थे, उगाते थे, अपना फैसले करते थे, हमें बाहर से कोई चीज नहीं चाहिए, कोई हमें बादशाह नहीं चाहिए जिसका डिसीजन हम माने, कोई हमें सेंट्रल केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं चाहिए जिसका डिसीजन हमें मानना पड़े। हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं और अपने लिए जो भी प्रोवाइड करना है वो खुद कर सकते हैं अपनी मेहनत से। तो ये हमारी शुरुआत थी कम्युनिटी में लाइफ की। कम्युनिटी मतलब समुदाय, कम्युनिटी मतलब समुदाय। तो समुदाय जो पुराने समय से चला आ रहा है, प्राचीन समय से चला आ रहा है, जो हमारा, जिसको आप गांव कह सकते हो, समुदाय कह सकते हो, ट्राइब कह सकते हो, कुछ भी कहो, लेकिन जहां पे डिसीजन हमारे खुद के होते थे, वहां ये हमारा पुराना था। और अगर हम इस दायरे में हमें घुमा दिया गया, अब उस दायरे से घूम के हम वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, रेवोल्यूशन पूरी हो जाएगी, इनकलाब पूरा हो जाएगा, क्रांति पूरी हो जाएगी। और यानी दोबारा ऑटोनॉमी से हम हेटेरोनॉमी की तरफ आए, स्वायत्तता से हम स्वतंत्रता से परतंत्रता की, और परतंत्रता से दोबारा जो हम स्वतंत्रता की तरफ जाएंगे, यही रेवोल्यूशन है मेरी नजदीक, मेरी राय में और मेरी बुद्धि के हिसाब से। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जब पिछली बार आया था वर्धा में, तो यही प्रेजेंटेशन मैंने दी थी एक्टिविस्ट के, सोशल जो एक्टिविस्ट वहां इकट्ठा हुए थे उनके बीच में, और इसीलिए मैंने सोचा कि उसको मैं याद करूं और आपको बताऊं, और ये भी बताऊं कि उस समय ये जो पूरी स्वराज की व्यवस्था थी, ये अरविंद केजरीवाल भी इसको ग्राम सभा को अधिकार देने के उसमें था, और ग्राम सभा
को क्या क्या अधिकार होने चाहिए, इस पे कानून में क्या बदलाव हो, ये इस पे भी हमने चर्चा की थी। और पूरा हमने एक पर्चा बनाया था जिसमें लिखा था कि ग्राम सभा को सारे अधिकार होने चाहिए सारे फैसले लेने के। तो ग्राम सभा अगर डिसाइड कर ले किसी एक जिले में, मान लिया वर्धा जिले में सारी ग्राम सभाएं डिसाइड, यहाँ पे मान लिया कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ रहा है और किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, और किसान और यहाँ की जितने गांव हैं उसमें मान लिया 100 ग्राम सभा बैठे मीटिंग में डिसाइड करें कि हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, तो ये ग्राम सभा का डिसीजन माना जाएगा। ये है अल्टीमेट डेमोक्रेसी, जो जनता कहेगी, जनता अपनी जिंदगी खुद मैनेज करेगी, ऊपर से कुछ भी थोपा नहीं जा सकता। अगर ग्राम सभाएं अपना डिसीजन लेना चालू कर दें तो फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता, ना ही कोरोना का फ्रॉड आप पे थोपा जा सकता है, ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, किसी भी एजेंडा को नहीं थोपा जा सकता। और ये ताकत हमारे पास मौजूद है, संवैधानिक तौर से भी ये ताकत हमारे पास मौजूद है, कानूनी तौर से भी ताकत मौजूद है। अब कौन लोग हैं जो ग्राम सभा को जिंदा करने का काम करेंगे? तो अपने अपने इलाकों में हम काम करें कि ग्राम सभाओं की बैठकें करें, ग्राम सभा की बैठकें होनी चालू हों, और बल्कि सरकार वो ऑर्गेनाइज ना करे जैसे कि आज होता है कि ग्राम सभा की बैठकें एक रिचुअल बन के रह गया, सरकारी एक औपचारिकता बन के, कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के समय ये सरकार जो होती है कुछ ग्राम सभा की बैठक बुलाती है, ऑर्डर आते हैं और पंचायत का सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज करता है और कुछ लोगों को इकट्ठा करके डिसीजन ले लेते हैं, पता नहीं क्या, लोगों को पता भी नहीं चलता। तो आज में एक औपचारिकता बन गई है, जबकि ग्राम सभा की बैठकें तो जनता को खुद ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और रेगुलर करनी चाहिए और उसमें सारे फैसले होने चाहिए। हमने तो तब ये बात भी रखी थी कि शहरों में भी, क्योंकि शहरों में तो ग्राम सभाएं नहीं है, तो शहरों में भी मोहल्ला सभा होनी चाहिए। यानी शहरों में भी आप छोटी छोटी आबादी के मोहल्ला सभाएं बना दो, जैसे गाँव में ग्राम सभा है, और मोहल्ला सभाएं शहरों में भी डिसाइड करेगी। शहरों में भी लोग डिसाइड करेंगे मिलके कि क्या होना चाहिए, अपनी जिंदगी उनकी कैसे चलनी चाहिए, और सरकारी पैसा कैसे खर्च होना चाहिए, और कोई प्रोजेक्ट उनको चाहिए नहीं चाहिए, और किस तरह के उनको शिक्षा की व्यवस्था क्या चाहिए, या जो भी उनके अपने मुद्दे हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। तो ये काम है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, जिसमें लोग अपने फैसले खुद लेते हैं। यही डेमोक्रेसी का एसेंस है, और ये कोई पश्चिम सभ्यता की इजाद नहीं है। सारी दुनिया में कम्युनिटी चलती आई है हजारों सालों से, वही कम्युनिटी असल में डेमोक्रेसी है। आप कहेंगे कि लेकिन जो कम्युनिटी चलती है, हरियाणा में खाप पंचायतें हैं, आप कहोगे अब खाप पंचायत को क्या आप डेमोक्रेसी कहेंगे? तो मैं उसको बिल्कुल डेमोक्रेसी मानता हूं, क्योंकि जहां पे अपने डिसीजन लिए जा रहे हैं वो डेमोक्रेसी है। अब आप कहोगे लेकिन उसमें तो जी बहुत जाति के हिसाब से है। पहली बात तो ये कि खाप जाति के हिसाब से नहीं है, उसमें अपनी कम्युनिटी के हो सकते हैं, लेकिन वो सर्व खाप पंचायतें भी होती हैं, अलग अलग कम्युनिटी के भी होते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि एक गांव में के लोग उठ के अपने फैसले, मिलजुल के अपने फैसले कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है। चाहे वो परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, ये सबसे बड़ी बात है। और जो आपकी व्यवस्था आज है, जो हमें ऊपर से सब कुछ थोपा जा रहा है, उसमें कहीं कोई डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं है। तो कहीं पर भी लोग फैसले अगर अपने करते हैं तो उसको मैं डेमोक्रेसी मानता हूं। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है, उसको परफेक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन मैं इस हक में हूं कि लोग अपने फैसले खुद करें, और जब तक वो ये फैसले करने खुद नहीं करेंगे तो उनकी जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और जैसे कि आज हो चुका है। और जो बचा खुचा कंट्रोल है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर खत्म कर देगा, यानी आपको पूरी तरह से गुलाम बना देगा। आज भी हम गुलाम ही बने हुए हैं, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है हमारे पास। लेकिन अब ये जो व्यवस्था आ रही है, जैसी करेंसी, ये करेंसी तो खत्म ही कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये डिजिटल आईडी और डिजिटल करेंसी और सीबीडीसी इस तरह की चीजें आ गई, तो ये टोटल कंट्रोल हमारा खत्म। यानी सारे डिसीजन हम अब कोई डिसीजन अपना नहीं ले पाएंगे। जो आने वाली व्यवस्था है उसमें कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते, उसमें सारे डिसीजन आपके खत्म। आप कैसे जियोगे, कैसे शादी ब्याह करोगे, या बच्चे पालोगे, या पाल पाओ, या शादी ब्याह कर भी पाओगे या नहीं, उसकी भी शायद इजाजत लेनी पड़ेगी, या बच्चे पैदा कर भी पाओगे कि नहीं, परिवार बना भी पाओगे कि नहीं, खेती बाड़ी कैसे करोगे, कारोबार कैसे करोगे, आपस में व्यवहार आपका कैसे होगा, सामाजिक व्यवहार, ये सारी चीजें कोई और डिसाइड करेगा।
और हम सिर्फ कठपुतलियां होंगे, हम सिर्फ रोबोट्स होंगे, और इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि दुनिया में आबादी की अब कोई जरूरत नहीं है। यानी अल्टीमेटली आपको एक डीपॉपुलेशन की तरफ ले जा रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा निजाम जिसमें इंसान की कोई जरूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है। यानी इंसान समाज को भी डिमोरलाइज किया जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है कि अल्टीमेटली, और लोग जब हतोत्साहित हो जाते हैं तो वो अपने हथियार डाल देते हैं, वो लड़ने के काबिल नहीं रहते। तो बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, उस डेटा के आधार पर बड़े बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, आपका सारा डेटा ब्लॉकचेन में रहेगा और आपकी जिंदगी के सारे डिसीजन ऑटोमेटिकली होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे। अदालतें भी खत्म हो जाएंगी, चुनाव भी नहीं होंगे, अदालतों में फैसले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी, चुनाव की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ फैसले कर देगी। तो इंसाफ कहां मिलेगा? तो कहने का मतलब एक फ्रॉड सिस्टम आपको बताया जा रहा है, ये कुछ हो नहीं सकता। हतोत्साहित होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस से ऊपर नहीं जा सकती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी समाज को नहीं चला सकती है। और जितने भी दावे किए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, सारे झूठे हैं, सारे झूठे हैं। हम इस पे भी बात करेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में जो बातें हमें बताई जा रही हैं वो सारी झूठी हैं। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को हवा बना दिया गया और हमारी सर पे सवार कर दिया गया कि जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इंसान की जितनी आज तक की नॉलेज है इंसानी सभ्यता की, उससे भी ऊपर की कोई चीज है। और इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी की जहां बात होगी, साइंस की बात होगी, तो सब चुप हो जाओ, चुपचाप जो आपसे कहा गया वो करो। ये साइंस है तो मतलब साइंस है, अब इस पे सवाल मत करो। ये आपको साइंस बताई गई है, लेकिन साइंस ये नहीं है। साइंस का मतलब ये आपको सवाल करने हैं, आपके जहन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको क्लियर करना है, सवाल करने हैं, और अथॉरिटी की बात को आंख बंद करके नहीं मानना है। उस बात को मानना है जो आपका बुद्धि और विवेक जिसको सही मानता है, आपका अक्ल और शऊर जिसको सही मानता है, वो बात सही है। बाकी आपको सवाल करने हैं और अपने अक्ल और शऊर का इस्तेमाल करना है, उससे अपनी जिंदगी को संचालित करना है, ना कि जो अथॉरिटी आपसे कह रही है उसकी बात को मानते हुए। तो डेमोक्रेसी से बिल्कुल मेल खाती है जो असल साइंस है, लेकिन असल साइंस इस दुनिया में रही नहीं है। अब इस दुनिया में फेक साइंस चलती है, बिल्कुल झूठी फ्रॉड साइंस, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी लोगों को गुलाम बनाने के लिए कर रहे हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी है जो गुलाम बनाने का टूल है। यानी जो नई व्यवस्था है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी से सब कुछ होगा, सबका डेटा इकट्ठा किया जाएगा, आधार से सारे आपका इंफॉर्मेशन और डेटा आपका इकट्ठा किया जा रहा है, सबको एक जगह पे एकत्रित किया जा रहा है आपका डेटा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम स्टोर रखेंगे आपका सारा डेटा और उससे आपके सारे जीवन को संचालित करेंगे। यानी इंसान की इंडिविजुअली भी, व्यक्ति के लेवल पे भी, व्यक्तिगत लेवल पे भी आपको संचालित किया जाएगा, और समाज के लेवल पे, समुदाय के लेवल पे भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह से संचालित किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो ये व्यवस्था आपको बताई जा रही है। और मैंने जैसे कई बार बताया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी 3 मैंने हिस्से हैं जिसमें इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। एक तो मैंने बताया कि एक क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है, जलवायु परिवर्तन का एक झूठा फ्रॉड एजेंडा, जिसकी झूठा विज्ञान है, बिल्कुल झूठा विज्ञान, और जिसमें एजेंडा 21 आ जाता है, जो 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक हुई थी ब्राजील में, रियो डी जेनेरो ब्राजील का शहर है, वहां पे, इसको रियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं, अर्थ समिट भी कहते हैं। वहां पे जो दुनिया के जितने भी देश हैं उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट, जिसको एजेंडा 21 कहते हैं, एजेंडा 21 या एजेंडा 21वीं सदी का एजेंडा, और जो बाद में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहलाया सन 2000 में, MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स उसको कहा गया। 15 साल तक वो चला, 2015 तक, और 2015 में फिर से संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये एग्रीमेंट साइन हुआ और उसको नाम दिया गया SDG का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, एजेंडा 2030, जो 2015 से लेकर 2030 तक चल रहा है। अब 2025 आ गया, 5 साल और चलेगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा जो 2015 में भारत सरकार ने जिस पे दस्तखत किए, तो ये एजेंडा है जो हमारी जिंदगी का पूरा घेराव कर लेता है, जो 360 डिग्री घेराव कर लेता है।
यानी जिंदगी का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं, जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जो इसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, खेती बाड़ी, कारोबार, पढ़ाई लिखाई, उद्योग धंधा, कुछ भी हो, खान पान, सब कुछ, सब चीजों पे कंट्रोल करने का एजेंडा है ये। इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास के लक्ष्य 17 हैं, एक साथ 17, और 169 इसके सब गोल्स हैं, 169। तो आप सोचो कि 17 अगर आप देखोगे वो गोल्स क्या हैं यूनाइटेड नेशंस के, संयुक्त राष्ट्र के, तो वो सब यही है कि हम गरीबी हटा देंगे, पूरी दुनिया से गरीबी हट जाएगी, जीरो पॉवर्टी, हम भूख हटा देंगे, हंगर खत्म कर देंगे। अब गरीबी हटा देंगे नहीं, एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये गरीबों को हटाने का काम चल रहा है, यानी डीपॉपुलेशन का काम चल रहा है। तो ये गरीबी को नहीं हटाएंगे, ये गरीबों को हटाएंगे, और इसके सबूत आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं ये कोई करोड़पति नहीं, हम सब बैठे हैं, हम आम लोग बैठे हैं, और हमारे घरों में क्या हुआ, हमारे गांव में, हमारी कम्युनिटी में, समुदाय में क्या हुआ और कैसे लोग मारे जा रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ये गरीबों को हटाने का काम है, दुनिया में डीपॉपुलेशन का ये काम है कि बहुत बड़ी आबादी का सफाया किया जा रहा है, और ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं जो इस एजेंडा को चला रहे हैं। जो इसके असल मालिक हैं वो गरीब लोग नहीं है, वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। तो जाहिर है वो जो अमीर तरीन लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, गरीबी से उनको कोई सरोकार नहीं है, उनका सरोकार कुछ और है। वैसे ही हम भूख हटा देंगे, तो भूख हटाने में एग्रीकल्चर पे क्या इनका असर है आप देख लो। एग्रीकल्चर में जो पॉलिसी है वो यही है कि जो एक निजी जमींदारी आधारित कृषि को पूरी तरह से खत्म करना, और सारी कृषि पे कब्जा होगा जो बड़ी कंपनियों का। तो जाहिर सी बात है कृषि पे कब्जा करना, ये भूख हटाने के नाम पे कृषि पे कब्जा करना, वो एजेंडा चल रहा है। जमीनें जो एक्वायर की जा रही हैं, आप देख लो प्रोजेक्ट पूरे भारत में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप खुद अपनी आंखों से देख लो। हरियाणा में आईएमडी का ये बता रहे हैं कोई मॉडल इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे, उसके लिए कितनी जमीन एक्वायर करेंगे, हजारों एकड़ की जमीन। यूपी के अंदर कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय स्मार्ट सिटी बनाने के। नोएडा, ग्रेटर नोएडा जहां पे मैं रहता हूं, वहां पे गौतम बुद्ध नगर जिला है, वहां कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जमीन एक्वायर करने के। तो मतलब आप हैरान रह जाओगे कि हजारों करोड़ की कृषि भूमि का अधिग्रहण चल रहा है, लोगों से जबरदस्ती, किसानों से जमीन जो एक्वायर की जा रही है। और वहां पे ये फ्रॉड जो स्मार्ट सिटीज बनाने के काम चल रहे हैं, जो कि सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है। स्मार्ट सिटी में कोई आपकी आजादी नहीं होगी, आपकी टोटल सर्वेलेंस होगी, निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था है, जिसमें आप बिल्कुल आजादी की एक सांस भी नहीं ले पाओगे, और आपका सारा डेटा इकट्ठा करके आपके जीवन को संचालित किया जाएगा। ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है। और जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं पूरे भारत में, ये सब स्मार्ट सिटीज हैं। यानी अब आज हाउसिंग का एक ही चॉइस आपके पास बची है, एक ही विकल्प आपके पास बचा है, और वो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहना। यानी शहरों में एक समय था कि पहले प्लॉट भी मिल जाते थे, अपना घर भी आप उस पे बनवा सकते थे, इंडिपेंडेंट हाउस, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट वो भी खत्म होता जा रहा है। अब जो पूरे भारत में जो शहरीकरण हो रहा है, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही आपको घर मिलेंगे, छोटे छोटे कबूतर खाने जिनमें आप रहोगे। तो जो गांव से भी लोग उजाड़े जाएंगे वो कहाँ रहेंगे, इन्हीं कबूतर खानों में रहेंगे, जेल खानों में रहेंगे। तो ये इनका फ्यूचर का प्लान है कि सारी आबादी को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में घुसेड़ा जाए। और यानी जैसे आज जो रह रहे हैं शहरों में लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, देख लो उनकी जिंदगी क्या है, कितनी घटिया जिंदगी वो गुजार रहे हैं। और जब ये लॉकडाउन लगे 2020 में, तो उनके जीवन कैसा था, उन पे सारी पाबंदियां थोपी गई, उन पे मास्क पहनाए गए, बच्चों को मास्क पहनाए गए। तो जो जीवन है ये मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज में जो बड़े बड़े शहरों में बन रही हैं, उनमें लोगों का जीवन कैदियों की तरह है, वैसे वो जीवन गुजार रहे हैं। और कोई वहां पे लोकल डेमोक्रेसी जैसी कोई बात नहीं है। वहां पे हाउसिंग सोसाइटियों की अपनी सोसाइटियां भी बनी हुई हैं जो लोकल सोसाइटियां होती हैं, लेकिन वहां पे लोगों में कोई हिम्मत नहीं कि वो जनता के मुद्दों पे बात करें। जो सरकारी प्लान होता है, जो सरकारी आदेश होता है, उसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हमने लॉकडाउन के समय देखा,
और छोटे छोटे कारोबार जो है शहरों में खत्म किए जा रहे हैं। गुड़गांव में इस समय, हरियाणा में पूरा जो अनऑथराइज्ड जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं उनको भगाया जा रहा है। कोई रेडी पे काम करता है उसको भगाया जा रहा है। तो जो आपकी सारी अर्थव्यवस्था है जिससे पूरा भारत चलता है वो है आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी, जिसको आप असंगठित क्षेत्र भी कहते हैं। पूरा असंगठित क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है, यानी आप कोई कारोबार करने लायक नहीं बचोगे। छोटे कारोबार सारे खत्म किए जा रहे हैं। रेडी लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। सबका डिजिटल आईडी होना चाहिए। शहरों में भी ये भगा रहे हैं लोगों को कि आप इमिग्रेंट लेबर हो, भागो, और आप कहां से आए हो जी, आप तो किसी को बांग्लादेशी के नाम पे या किसी को किसी भी नाम पे या आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो तो छोटे कारोबार नहीं करने दे रहे। वीकली मार्केट लगती है दिल्ली एनसीआर में, हर साप्ताहिक हाट वगैरह लगती है जिसमें लोग सामान वगैरह बेचते हैं, मंडी सब्जी मंडी लगाते हैं, सब कुछ। उन पे भी पाबंदियां चल रही हैं दिल्ली जैसे शहरों में और दिल्ली के आसपास के जितने बड़े शहर हैं। तो ये पूरा छोटे कारोबारों पे गाज गिर रही है। छोटे कारोबार खत्म किए जा रहे हैं। एक ओएनडीसी इन्होंने बना रखे है, एक प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसपे ये कह रहे हैं कि जितने छोटे कारोबार हैं, छोटे उद्योग हैं, सबकी अपना डिजिटल आईडी होनी चाहिए। और अगर आप ओएनडीसी में डिजिटल आईडी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते तो आपको कारोबार हम नहीं करने देंगे। तो इनका विजन क्या है, प्लान क्या है कि आने वाले समय में छोटे कारोबार हम नहीं करने देंगे, कोई काम धंधे नहीं करने देंगे जब तक आपकी डिजिटल आईडी नहीं होगी। हम आपको खेती किसानी भी नहीं करने देंगे जब तक आपकी डिजिटल आईडी नहीं होगी। तो फार्मर्स की भी आईडी बन रही है और आधार हर एक चीज से लिंक हो रहा है। हर एक चीज से आधार लिंक होने का मतलब यह है कि आधार में ही सारा डेटा आपका इकट्ठा किया जा रहा है बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के जरिए। तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी में आपका सारा डेटा, संपूर्ण डेटा को एकत्रित किया जा रहा है हर एक व्यक्ति का। यानी हर एक व्यक्ति का अगर सारा डेटा एक जगह पे इकट्ठा हो गया तो आपको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप मुझे अपने घर, अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप मुझे दे दो कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना आपके पास सोना चांदी है, कितना आपके बैंक में है, कितना आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है, क्या आपके घर में अचल अचल संपत्ति, सारा आप मुझे डेटा दे दो तो मैं तो लूट लूंगा आपको। मुझे पता है आपके पास इतना पैसा है, इतनी ज्वेलरी है। ये तो वैसे अगर आपने सरकार को सारा डेटा दे दिया तो सरकार आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कारोबार तो आप वैसे भी नहीं कर पा रहे। अब इनकम आपकी अगर खत्म हो गई तो प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। आज आपके पास प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी हो, कल को आपकी इनकम ही नहीं है, आमदनी नहीं है, तो धीरे धीरे आप सब कुछ बेच दोगे, खत्म हो जाएगा सब। तो और नहीं बेचोगे तो सरकार के पास बहुत तरीके हैं आपसे चीजें अपनी छीनने के। जैसे कि किसानों से अब जमीन छीनी जा रही है, अब आपको पैसा दिया जा रहा है, चाहे वो करोड़ों रुपए की आपकी प्रॉपर्टी हो, करोड़ों की, किसान ने बेच दी। कल को ये सारी जो आपकी पैसा है, चाहे वो करोड़, आप में 10 करोड़ रुपए हैं, 10 करोड़ आपके सीबीडीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। कल को जब कैश वगैरह बंद हो जाएगी, पुरानी जो मुद्रा बंद हो जाएगी, नई मुद्रा आ जाएगी। नई मुद्रा पूरी कंट्रोल करती है, प्रोग्रामेबल करेंसी है। ये करेंसी तो है ही नहीं, इसका नाम सिर्फ करेंसी है, ये करेंसी नहीं है। सीबीडीसी को अंग्रेजी में कहते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मैं इसको कहता हूं, मैं इसको करेंसी नहीं कहता, मैं इसको कहता हूं सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल, सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल, सीबीडीसी। ये भारत में लॉन्च हो चुका 2022 में। तो जो लोग इस गलतफहमी में है कि ये अभी होगा, ये वो भूल जाएं। आप चाहे तो आज आपका बैंक में वो खुल जाएगा जो सीबीडीसी का खाता होता है, जिसको डिजिटल लॉकर कहते हैं, और उसमें आपके टोकन आ जाएंगे। आज आपके बैंक में पूछ लो, वो खोल देंगे आपका। तो ये इंडिया में 2022 में 3 साल से ऊपर हो गया, ये भारत में लॉन्च हो चुकी। अब उसकी अगली स्टेज भी आ चुकी। मैं 3 स्टेज में बताता हूँ। एक डिजिटल आईडी लॉन्च हुई थी जिसकी अथॉरिटी बनी थी 2009 में। तो भारत ऐसा देश है दुनिया का जहां सबसे पहले पॉपुलेशन के लेवल पे डिजिटल आईडी थोपी गई पूरी आबादी के ऊपर। और भारत सरकार का यह दावा है कि भारत की टोटल जितनी आबादी है, हमने सबके आधार कार्ड बना दिए। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की डिजिटल आईडी सबसे पहले क्रियान्वित की गई भारत में, और दुनिया के किसी देशों में आज अभी तक, दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। और जहां पे हो रही है वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर ये अभी अनाउंस हुई 2-3 महीना पहले, तो वहां बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जनता इसके खिलाफ खड़ी हो रही है। लेकिन भारत के लोगों ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया।
तो 2009 में डिजिटल आईडी की अथॉरिटी बनी, 2000, जबकि बिना कानून के, कोई कानून पास नहीं हुआ था संसद में, ऐसे अथॉरिटी बना दी, भारत सरकार ने पैसे दे दिया। और नंदन नीलेकणी नाम का एक आईटी इंडस्ट्री का एक बदमाश आदमी है, करोड़पति अरबपति, जिसको इसका चेयरमैन बना दिया गया और भारत सरकार ने पूरी फैसिलिटी दे दी और ये इंप्लीमेंट हो गई। और 2016 में इसका कानून बना, यानी अथॉरिटी बन गई 2009 में, और 2016 में आधार का इन्होंने कानून बनाया, वो भी धोखे से, फ्रॉड से, उसको एक वित्त कानून के तौर पे पास किया। तो आज आधार के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, हर एक चीज को आधार से जोड़ दिया है, यानी आपके संवैधानिक अधिकार एक तरह से खत्म हो गए, क्योंकि बिना आधार दिखाए आप कोई काम नहीं कर सकते। तो हर एक चीज को लिंक करने का जो मकसद था वो यही था कि आप आधार के बिना कुछ ना कर सकें। अब आधार के बिना अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो मतलब आपके संवैधानिक अधिकार खत्म। आप कहोगे मैं अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा और कहा जा रहा है कि इसका आधार बने हुए, जब तक इसका आधार नहीं दोगे इसका दाखिला नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका शिक्षा का अधिकार भी खत्म हो गया, संवैधानिक अधिकार आपका खत्म हो गया। शिक्षा के अधिकार का तो कानून भी बना हुआ है, यानी संवैधानिक भी वो हमारा अधिकार है और कानूनी अधिकार भी है, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आपने उसमें कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी कि आधार देना पड़ेगा। तो आधार से सब कुछ लिंक हो गया, और आधार के द्वारा आधार दरअसल एक तरीका है आपके सारे डेटा को इकट्ठा करने का। तो डिजिटल आईडी 2009 में आई, 2022 में सीबीडीसी आई, और 2025 में क्या आया, अक्टूबर 2025 में, यानी पिछले महीने, अभी नवंबर 2025 चल रहा है, पिछले महीने क्या हुआ आप जानते हैं? पिछले महीने अक्टूबर में 5, 6 और 7 अक्टूबर को मुंबई में एक फिनटेक कॉन्फ्रेंस हुई भारत में, जिसमें प्रधानमंत्री भी गया और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो भारत आया हुआ था वो भी गया था। वहां पे आरबीआई ने, जो भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने अनाउंसमेंट की कि टोकनाइजेशन भारत में चालू हो गया है। टोकनाइजेशन का मतलब यह है कि जितनी प्रॉपर्टी है भारत में, चल अचल संपत्ति, चाहे वो जमीन हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ हो, जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, खेत हो, सोना हो, कुछ भी, सबको तो डिजिटल टोकन में बदला जाएगा, यानी सबको सीबीडीसी में बदला जाएगा। सीबीडीसी एक डिजिटल टोकन ही है, तो सीबीडीसी डिजिटल टोकन सेम चीज है। तो हर एक चीज को सीबीडीसी में या डिजिटल टोकन में बदला जाएगा, जिसको कहते हैं टोकनाइजेशन, एसेट टोकनाइजेशन। एसेट टोकनाइजेशन मतलब सारी संपत्ति को, सारी प्रॉपर्टी को डिजिटल टोकन में बदला जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, जमीन हो, दुकान हो। ये डिजिटाइजेशन का जो काम चल रहा था कि सारी जो संपत्ति के जो आपके कागज है वो डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, वो पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप है टोकनाइजेशन का, टोकनीकरण का, कि सबको डिजिटल टोकन में बदला जाएगा। आपके पास कुछ भी ऐसी संपत्ति नहीं होनी चाहिए जो डिजिटल टोकन में बदली हुई ना हो। हर एक चीज को डिजिटल टोकन में बदल दिया जाएगा। आपके पास सोना है, ज्वेलरी है, कुछ भी है, उसको भी। और तो और एक और डिसीजन उन्होंने अनाउंस किया पिछले महीने अक्टूबर 2025 में, आरबीआई का डिसीजन है, आप पढ़ सकते हो, गूगल करके देख लेना, खबर मिल जाएगी हिंदी में, अंग्रेजी में, सब में। तो आरबीआई ने यहां तक कहा है कि जो आपका बैंक में पैसा जमा है, बैंक का जो खाता है, यानी जो बैंक में आपका डिपॉजिट है, बैंक डिपॉजिट को भी डिजिटल टोकन में बदलने का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो चालू कर दिया 8 अक्टूबर से, 8 अक्टूबर 2025 से। तो यानी बैंक में भी जो आपके पैसे पड़े हैं, कितने भी पैसे पड़े हो, वो ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली उसको भी हम डिजिटल टोकन में बदल देंगे। यानी आपका जो पैसा आज इस पुरानी मुद्रा में है वो अब नई मुद्रा में आएगा। वो नई मुद्रा सारी प्रोग्रामेबल करेंसी है। ये जो डिजिटल टोकन है सीबीडीसी, जो भारत में जिसको ई रूपी भी कहते हैं, ये जो डिजिटल टोकन है ये पूरी तरह से प्रोग्रामेबल करेंसी है। प्रोग्रामेबल करेंसी का क्या मतलब होता है? प्रोग्रामेबल करेंसी का मतलब होता है कि जो इसको, इस मुद्रा को जारी करने वाला है वो डिसाइड करेगा, जो इस टोकन को जारी करने वाला है आरबीआई, वो निर्णय लेगा कि ये कैसे खर्च होगा और कितनी मुद्दत में खर्च होगा। एक वाउचर की तरह, एक वाउचर होता है ना, उसकी तरह। जैसे हमें शॉपिंग वाउचर किसी ने दिया कि फला दुकान पे ये खर्च हो सकता है, और कपड़े खरीदने के लिए ही, जैसे खादी भंडार का किसी ने आपको खादी भंडार का वाउचर दिया, मान लिया 2000 रुपए का, तो उसने आपको गिफ्ट के तौर पे दिया। उसने कहा कि ये खादी भंडार का वाउचर आप केंद्रीय खादी भंडार के जितने भी दुकानें वहां पे ही इस्तेमाल हो सकता है, और 2000 रुपए का ये टोकन है,
और ये 6 महीने के अंदर आपको इस्तेमाल करना है। 6 महीने तक अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो ये कंडम खत्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो 6 महीने के अंदर आपको वहां जाना है और 2000 रुपए की आप शॉपिंग कर सकते हो और जो भी खरीदना आप खरीद सकते हो। वैसे ही आपकी प्रोग्रामेबल करेंसी है जिसमें समय सीमा भी तय हो गई, उसकी मुद्दत भी पहले से तय होगी और उससे आप क्या खरीद सकते हो वो भी तय हो जाएगा। यानी आज आप अपने पैसे से क्या खरीदो ये आप तय करते हो। आप अपने पैसे से चाहे पेट्रोल खरीदो, डीजल खरीदो, आटा दाल खरीदो, सब्जी खरीदो या दारू खरीदो या अपने घर में कोई किसी मरीज की दवाई खरीदो, ये आप तय कर रहे हो। अब आने वाले समय में ये आपके मालिक तय करेंगे कि आप क्या उस करेंसी से खरीद सकते हो, क्योंकि वो करेंसी आपकी है ही नहीं। जो डिजिटल टोकन ये ले आ रहे हैं सीबीडीसी, वो आपकी करेंसी नहीं है, वो अनुमति पत्र है। आपको अनुमति दी जा रही है कि आपको इजाजत दी जा रही है, इजाजतनामा है, अनुमति पत्र है कि आप क्या खरीद सकते हो और क्या नहीं और कितनी मुद्दत में खरीद सकते हो। इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल करेंसी। तो एक बार आपके स्मार्टफोन में ये डिजिटल करेंसी आ गई और पुरानी मुद्रा इन्होंने खत्म कर दी, तो आप टोटल कंट्रोल में आ जाओगे, पूरे कंट्रोल में, और सारा आपका अपने जीवन पे जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो नियंत्रण आज बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। और आप क्या खा सकते हो, क्या पी सकते हो, किस चीज का उपभोग कर सकते हो, किस चीज का नहीं, ये आपके वो लोग तय करेंगे जो इस डिजिटल टोकन को जारी कर रहे हैं, जो कि आरबीआई है। ये पूरी दुनिया में सिस्टम आ रहा है, इसलिए पूरी दुनिया में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में हो रहे हैं, यूरोप में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने विकसित देश हैं सब जगहों पे हो रहे हैं, और जो विकसित देश नहीं भी है वहां भी हो रहे हैं। लेकिन भारत में इस पे अभी तक कोई चर्चा ज्यादा नहीं हो रही, कोई लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो ये जानकारी हमें लेके जानी है गांव-गांव तक कि डिजिटल आईडी भारत में आई, 2009 में अथॉरिटी बनी, 2022 में भारत में डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई, भारत के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने की, जिसको 3 साल हो चुके हैं अब, और 2025 में भारत में टोकनाइजेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। यानी सारी संपत्ति को टोकन बनाया जाएगा, इंसान भी टोकन बन जाएंगे, क्योंकि इंसान की डिजिटल आईडी तो बन गई। इंसान भी क्या है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन ही तो है अमीर लोगों के लिए। तो इंसान की डिजिटल आईडी बन गई, इंसान का सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, यानी इंसान भी टोकन बन गया। हर एक चीज जिसकी कोई वैल्यू है वो टोकन बन जाएगी डिजिटल टोकन, चाहे वो जमीन हो, दुकान हो, खेत हो, कुछ भी हो। और जो आपके पास संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो चल संपत्ति है, वो भी, चाहे वो सोना हो, आपके पास जेवरात हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज को डिजिटल टोकन, यानी आप उसकी खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाओगे। आप कहोगे मैं सोना मेरे पास है, मैं बेच तो सकता हूं, नहीं बेच पाओगे ना, जब तक उसका डिजिटल ट्रांजैक्शन आपके पास नहीं होगा। तो उसको भी डिजिटली टोकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि आपकी कितनी भी प्रॉपर्टी हो उसको आप डिजिटल टोकन में कन्वर्ट करो, डिजिटल टोकन में बदलो, और उसके फायदे आपको गिनाए जाएंगे। ये कहा जाएगा अगर आपने डिजिटल टोकन में बदल लिया तो आपको फिर कर्जा लेने की जरूरत नहीं। मान लिया आपके पास 5 करोड़ की जमीन है, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, तो आप थोड़े बहुत टोकन अपने बेच के वो पैसा जुटा सकते हो। कितना आसान हो गया, कितना अच्छा हो गया, कितनी सुविधा हो गई, कितनी सहूलत हो गई, ये आपको कहा जाएगा। लेकिन डिजिटल टोकन बनने का मतलब ये है, कोई आपकी प्रॉपर्टी डिजिटल टोकन बन गई जो प्रोग्रामेबल है, जो गवर्नमेंट तय करेगी कि उसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे, तो फिर वो आपके लिए क्या है, बेकार है, क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके पास 10 करोड़ रुपए भी हैं लेकिन वो डिजिटल टोकन में है, तो आपके लिए उसकी क्या वैल्यू है। वो तो टोकन को कभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि महीने में इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं आप खरीद सकते। इससे मीट खाने वाले हैं, पूरी दुनिया में ये एजेंडा भी चल रहा है कि भाई मीट पे भी पाबंदी लगाई जाए। तो जो पश्चिम के देश हैं वहां पे ये मीट पे भी पाबंदी, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो कीड़े खिलाएंगे। सवाल ये है कि भारत के जो लोग हैं, भारत में तो ये इस पर बहुत सियासत होती है ना कि मीट खाने वाले और जो वेजिटेरियन है उनके बीच में, लेकिन ये खाना पीना भी आपका कंट्रोल करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम मीट खाना जो है बिल्कुल कम करवा देंगे, और क्योंकि उससे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और ये सब बातें, तो ये उसके भी कोटा बांध देंगे कि क्या आप खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उसके लिए ये कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े भी खिलाए जाएंगे,
यानी कीड़े मकोड़े में प्रोटीन होता है, तो दूध वगैरह और डेयरी इंडस्ट्री को भी बंद करना चाहते हैं। केवल ये मीट इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं डेयरी इंडस्ट्री, दूध का व्यापार भी सारा खत्म हो और उसकी जगह प्रोटीन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कीड़े मकोड़ों से होगी, क्योंकि कहते हैं कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कॉकरोच वगैरह, उसमें प्रोटीन बहुत होता है। तो ये आपके खाने पीने पे भी कंट्रोल करेंगे। यूरोपियन यूनियन में जो बहुत सारे देश हैं यूरोप के, वहां पे ऑलरेडी कीड़े मकोड़े इस्तेमाल होते हैं प्रोसेस फूड में। आज भारत में भी बहुत सारा जो प्रोसेस फूड आ रहा है उसमें कीड़े मकोड़ों के पाउडर वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो खाने पीने पे भी कंट्रोल। कीड़े मकोड़ों की भी खेती की बात कर रहे हैं आप, कभी गूगल पे देखो, कीड़े मकोड़ों की भी खेती हो रही है। इवन चाइना में बता रहे हैं कि कीड़े मकोड़ों को वो बनाए जाएंगे और उसके फिर प्रोसेसिंग की जाएगी, जैसे फूड प्रोसेसिंग होती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक चीज पे कंट्रोल। अगर आपके पास केवल और केवल सीबीडीसी है, ई रूपी है, डिजिटल टोकन है, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है, जो प्रोग्रामेबल करेंसी है, तो फिर आपका सारा कंट्रोल खत्म, अपनी जिंदगी पे आपका सारा कंट्रोल खत्म, और दूसरे लोग डिसाइड करेंगे जो वो करेंसी जारी कर रहे हैं कि आप क्या चीज ले सकते हैं, मार्केट में क्या चीज खरीद सकते हैं, क्या चीज बेच सकते हैं। आप कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, कोई क्रय विक्रय नहीं कर सकते बिना उनकी इजाजत के। और आप क्या कंज्यूम करोगे, अपने शरीर में क्या डालोगे, वो डिसाइड करेंगे। वो कल को ये डिसाइड करेंगे। आपका कभी भी ये जो डिजिटल आपका स्मार्टफोन में जो आपका बनेगा, जो ये डिजिटल वाउचर या ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो खाता खुलेगा सीबीडीसी का, वो कभी भी बंद कर देंगे। वो कहेंगे आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप का सोशल क्रेडिट कम हो गया, इसलिए अब हम आपका खाता बंद कर रहे हैं। और आप पेमेंट करते हैं अपने स्मार्टफोन से, जो आपका उसमें खुला हुआ है डिजिटल टोकन का जो खाता, अगर वो बंद कर दिया तो आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। पानी की बोतल भी नहीं आप खरीद पाओगे, चाहे आप मर जाओ, खाना नहीं, कुछ नहीं खरीद सकते। तो आपकी सारा डेटा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, आपका सारा लेखा जोखा उनके पास है, सुबह से शाम तक आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो सब उनको पता है, और सब डेटा उन्होंने आपका ब्लॉकचेन पे जमा कर लिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए। अब वो आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल करेंगे, किसी भी तरीके से, कि आप क्या करो क्या ना करो, कि ट्रैवल करो या नहीं। ट्रैवल को ये रोकना चाहते हैं लोग ट्रैवल ना करें। स्मार्ट सिटी क्यों बना रहे हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं बड़े शहरों में, जहां पे आपको कबूतर खानों में रखा जाएगा, वहां पे आपका पे टोटल कंट्रोल होगा। और ये चाहते हैं कि लोग ट्रैवल ही ना करें। जो भी काम है, ये 15 मिनट सिटी की भी बात कर रहे हैं कि 15 मिनट के दायरे में सारी चीजें उपलब्ध हों आपको कहीं पे दूर जाना ही ना पड़े, आप ट्रैवल ही ना करो, ताकि आपको पेट्रोल डीजल की जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं। कह रहे हैं शहरों में कि पेट्रोल डीजल के जो जितने वाहन हैं उनका रजिस्ट्री हम बंद कर देंगे 1-2 सालों में। जो भारत का ये मंत्री है ना, जो रोड मंत्री है, यहीं का है वो, नागपुर का, ये गडकरी, वो उसने ऐलान कर रखा है कि मैं 2027-28 तक रजिस्टर ही नहीं करूंगा डीजल के व्हीकल्स, और डीजल और पेट्रोल के। और दिल्ली में धरपकड़ जारी है, जिनकी पुरानी गाड़ियां उनको ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उनकी गाड़ियां जब्त कर रहे हैं। मेरी भी गाड़ी जब्त हुई है। 1 अगस्त को मेरी पुरानी एक ऑल्टो गाड़ी थी और मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, तो वो गाड़ी मेरी छीन ली उन्होंने। पुरानी थी, वो 17 साल पुरानी थी। लेकिन इस बात पे कि भाई जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का ये ऑर्डर है कि पुरानी गाड़ी हम जब्त कर रहे हैं, जबकि कानून कुछ नहीं है इसमें, कानून बिल्कुल है ही नहीं, बिना कानून के जब्त कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि जनता कोई आवाज नहीं उठा रही। तो मैं आपसे कह रहा हूं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पे भी पाबंदी लगाएंगे। एलपीजी जो इस समय दी जा रही है, जो जिसपे आप चूल्हा अपना खाना पकाते हो, एलपीजी पे भी पाबंदी लगाएंगे, क्योंकि उसको भी ये फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। ये चाहते हैं सारे काम इलेक्ट्रिक हों, इलेक्ट्रिसिटी से हो, बिजली से सब कुछ हो, खाना भी बिजली से पकाओ, बिजली के चूल्हे पे, गाड़ियां भी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने खतरनाक हैं कि उनमें आग लग रही है और आप मारे जाओगे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे। तो हर एक चीज को इलेक्ट्रिक करने का मतलब है कभी भी उसको रोक सकते हैं। आपकी गाड़ी बीच सड़क में जाते हुए रोक सकते हैं, किल स्विच होता है जिससे आपकी गाड़ी को रोका जा सकता है और आप पे कंप्लीट कंट्रोल किया जा सकता है। तो हर एक चीज आपको कंप्लीट कंट्रोल की तरफ लेके जा रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल करेंसी अगर आपकी जेब में हो, आपके स्मार्टफोन में होगी, और इन्होंने पुरानी मुद्रा को खत्म कर दिया, तो फिर आप टोटल कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद आप जिंदगी का कोई डिसीजन नहीं ले सकते,
ये जो मीटिंग चल रही है इस तरह की कोई मीटिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह की मीटिंग होगी तो आपके सबके अकाउंट बंद हो जाएंगे। जितने लोग यहाँ पे आए हैं सबके अकाउंट बंद। आप पहले बार तो टिकट ही नहीं ले पाओगे अपने गांव से यहाँ आने की, यानी आप अपने गांव से यहाँ आने की टिकट ही नहीं ले पाओगे। तो आज भी आप देख लो, आधार से सब कुछ जुड़ गया। आज आपको रेलवे की टिकट बुक करानी है तो आधार दिखाना है तत्काल में, तो उसी से आप अंदाजा लगा लो कि हर एक चीज को डिजिटल आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया है कि बिना आधार दिखाए आपकी टिकट भी बुक नहीं होती रेलवे में। बस की टिकट नहीं मिलेगी, रेलवे की टिकट नहीं मिलेगी, खरीदारी नहीं होगी। आप यूपीआई से अगर फोन से पेमेंट करते हो यूपीआई से, तो यूपीआई आपका आधार से लिंक्ड है, जिसका मतलब यह है कि सुबह से शाम तक जितनी भी आप भुगतान कर रहे हैं, जितनी भी पेमेंट कर रहे हो अपने फोन से, सारी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जा रही है। तो आपके सारे ट्रांजैक्शन लोगों को पता चल रहे हैं। कर्नाटक में जितने आपके दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको टैक्स के नोटिस आ गए कि अरे तुम्हारा तो एक महीने में जी 10 लाख के 20 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो तुम्हारा ये पैसा कहाँ आ रहा है, टैक्स दो, जीएसटी पे करो। और वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कर्नाटक में छोटे कारोबारी। तो भाई आपके ट्रांजैक्शन मॉनिटर किए जा रहे हैं, हर एक चीज मॉनिटर हो रही है, सरकार के डेटा में सब इकट्ठा हो रहा है, ब्लॉकचेन में सब इकट्ठा हो रहा है। और ब्लॉकचेन में आई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात भी आरबीआई ने की है। पिछले महीने जो अनाउंसमेंट हुई है मुंबई में, आरबीआई ने कहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी भारत में चालू हो गए हैं। टोकनाइजेशन के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी चालू हो गए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी, स्वचालित हो जाएंगी, स्वचालित ऑटोमेट हो जाएंगी। हाँ, यानी अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तो आपका, मान लिया आपने पे नहीं किया, तो आपके अकाउंट से, जो आपका डिजिटल अकाउंट है, उसमें से अपने आप पैसा निकाला जा सकता है बिना आपकी इजाजत के। तो स्वचालित हो जाएगा सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। और ये भी अनाउंसमेंट आरबीआई ने पिछले महीने कर दी है। ये आपको सारी अखबारों में मिलेगा, अंग्रेजी अखबारों में देख लो, हिंदी अखबारों में देख लो। मेरा भी एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी मैंने बहुत सारी पोस्ट डाली है और ये चीजों को एक्सप्लेन किया है, हिंदी में भी किया मैंने, वो आप देख सकते हैं। और अपने गूगल पे करके देख लेना, ये सारी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएंगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी पढ़ लेना। तो ये आपका विजन है। तो भारत को गड्ढे में एक डाल दिया गया। दुनिया का कोई और देश नहीं है जहां पे ये जो कंट्रोल का पूरा जो एक निजाम है वो इस हद तक पहुंच चुका है, इस हद तक पहुंच चुका है कि आज इस देश की जनता को पूरी तरह से गुलाम बनाने का एजेंडा पब्लिक डोमेन में आ चुका है। आप, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, आप खुद इनको पढ़ सकते हो, अखबारों में ये खबरें मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, अपनी रिसर्च आप कर सकते हो। अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आखिर में मैं रिसर्च पे थोड़ी बात करूंगा कि रिसर्च कैसे की जाती है, क्योंकि हमें नॉलेज जो हासिल करनी है, कोई हमें देखा जाए तो हम, आपने देखा 6 साल में हमारा तजुर्बा क्या है कि हम पे लॉकडाउन थोपे गए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा एजेंडा हम पे थोपा जा रहा है, जबकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हमारे समाज में नॉलेज ही नहीं है। हम अपनी रिसर्च नहीं कर पाते, जबकि पब्लिक डोमेन में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हम अपनी रिसर्च नहीं कर पाते। हमें पता ही नहीं कि गवर्नमेंट हम पे क्या क्या पॉलिसियां थोप रही है, वो पॉलिसियां कहां से आ रही हैं। तो हमें जरूरी है कि हम अपनी रिसर्च को खुद करें, ठीक है। हम दूसरों पे मुनसर ना रहें, दूसरों पे आश्रित ना रहें, और रिसर्च करने के मामले में भी स्वावलंबी बने, ऑटोनोमस बने, खुद मुख्तार बने, ये जरूरी है। और कैसे बनेंगे? अच्छा, अब मेरा जो तजुर्बा 6 साल का वो क्या है, मैं पत्रकार हूं, तो मैंने 6 साल में ये देखा कि पहली बात तो ये कि भारत में किसी चीज पे कोई रिसर्च नहीं होती, जबकि आपको अगर अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, अंग्रेजी में मिलेगी, भारतीय भाषाओं में कुछ नहीं मिलेगा। हिंदी भाषा में आपको कोई रिसर्च नहीं मिलेगी, कोई वेबसाइट नहीं मिलेगी, कोई पत्रिका नहीं होगी, कोई ऐसा ब्लॉग नहीं होगा, कोई किताब नहीं मिलेगी जो ये सारी बातों को एक्सप्लेन करे। तो आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कहना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू की, जनता सरकार मोर्चा जैसे लोग हैं जिन्होंने ये सारी बातें की, ये मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, और इस तरीके से जानकारी फैली। लेकिन हमारे पास ना तो पहले कोई इंफॉर्मेशन, अपनी रिसर्च मौजूद थी, ना आज है। आज भी हमारे पास कोई वेबसाइट्स नहीं है, कोई हमारे पास संसाधन नहीं है, पत्रिकाएं नहीं है, किताबें नहीं है, जबकि अंग्रेजी में आपको सब कुछ मिलेगा, हर एक चीज जो आपको चाहिए। क्योंकि
जो व्यवस्था है, जो ये शैतानी निजाम है, वो अंग्रेजों का ही है, अंग्रेजों का ही है। इसलिए उनकी जबान जो साम्राज्य की जबान है, साम्राज्य की जबान है, साम्राज्यवाद की जबान है, इंपीरियलिज्म की जबान है, जो वो कौन सी, वो क्या है, वो अंग्रेजी है। तो सारे काम अंग्रेजी में होते हैं। सारी व्यवस्थाएं जो आप पे थोपी जाती हैं गुलाम आपको बनाने की, वो अंग्रेजी में होती हैं। पॉलिसियां अंग्रेजी में लिखी होती हैं। जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां होती हैं, मुकदमों के फैसले होते हैं, वो अंग्रेजी में होते हैं। तो आपको कौन बताएगा, आम जनता तक वो बात कैसे पहुंचेगी, वो सारा नॉलेज, वो सारा इल्म आम जनता तक, आवाम तक कैसे पहुंचेगा? उसके लिए अपनी जबानों में कम्युनिकेशन की जरूरत है। अपनी जबानों में सारी मालूमात हमारे पास होनी चाहिए, सारा इल्म होना चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए। वो है ही नहीं। तो भाई रिसर्च का जो मकसद है वो है जनता खुद रिसर्च करे, ये ना समझे कि दुनिया में स्कॉलर बैठे हैं, दुनिया में साइंटिस्ट बैठे हैं, दुनिया में डॉक्टर बैठे हैं, दुनिया में पत्रकार बैठे हैं जो आपको ज्ञान देंगे। कोई नहीं देगा, क्योंकि पत्रकार भी बिके हुए हैं, डॉक्टर भी बिके हुए हैं, साइंटिस्ट भी बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। तो ये नॉलेज देने वाले इस देश में तो कम से कम नहीं है। भारत के लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, भारत की सभी संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं, वो कोई नॉलेज देती नहीं है। और इसलिए जनता को खुद अपना रिसर्चर बनना पड़ेगा, खुद मुख्तार बनना पड़ेगा। इल्म हासिल करो, खुद इल्म हासिल करो, अपनी रिसर्च करो और उसको कम्युनिकेट करो अपनी कम्युनिटी में, ताकि अपनी कम्युनिटी को, अपनी समुदाय को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को हम बचा सकें। ठीक है, वरना ये करने वाला कोई नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में इतना भ्रष्टाचार है कि कोई, जो आपको अखबारों में बताया जा रहा है, टेलीविजन चैनल पे, वो सब झूठ है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बताया जा रहा है झूठ है। लेकिन वैकल्पिक मीडिया भी यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है। वैकल्पिक मीडिया भी आपको सच्चाई नहीं बता रहा। लेकिन 6 साल में मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जितना इल्म है, जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, वो सभी कुछ सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। बस आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। इंटरनेट जो है भारत में कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, देखा जाए तो। जब से ब्रॉडबैंड का उदय हुआ है तभी से इंटरनेट हम मान सकते हैं। जो 2007-8 में मुझे लगता है ब्रॉडबैंड फैलना शुरू हुआ शहरों में, तो 17-18 साल पहले से ही ये सिस्टम है कि लोगों के घर घर इंटरनेट पहुंचा है, यानी उस या पहुंचने की शुरुआत हुई। अभी भी घर घर नहीं पहुंचा, लेकिन अभी स्मार्टफोन की वजह से इंटरनेट घर घर पहुंच गया है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन इंटरनेट होने के बावजूद, स्मार्टफोन होने के बावजूद पढ़े लिखे लोग भी कोई रिसर्च नहीं करते। वो जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या चीजें उन पर थोपी जा रही हैं। तो ये शहरी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जो इस हद तक उनमें अज्ञान है, और इस हद तक उनमें इग्नोरेंस है, और इस हद तक वो लाइल्म है। और देहात के अंदर जो हमारे लोग हैं उनमें तो कॉन्फिडेंस डाला नहीं है, जबकि देहात के लोग नेक नियत लोग हैं और वो चाहें तो ये कर सकते हैं। लेकिन वो बेचारे अपनी हालात में फंसे हुए हैं, अपने हालात से मजबूर हैं कि जो आम आदमी है हमारे गांव देहात में, वो रिसर्च नहीं कर पाता। लेकिन रिसर्च करने की हमें बहुत जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे पास जब इंटरनेट आया 17-18 साल पहले, या ब्रॉडबैंड का उदय हुआ और धीरे धीरे लोगों के हाथ में ये डिवाइस आ गए और फिर उस पर इंटरनेट भी आपको उपलब्ध हो गया, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे हमने किया? 17-18 साल पहले भारत के लोगों में अकल ज्यादा थी। आज अकल जो बची है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी। यानी इंटरनेट के से हमारी इंटेलिजेंस का विकास नहीं हुआ, इंटरनेट से हमारी इंटेलिजेंस खत्म हो गई, हमारे आपसी रिश्ते भी खत्म हो गए। सोशल मीडिया एक गलत नाम है, बिल्कुल गलत इसको नाम दिया गया। सोशल मीडिया नहीं है, ये एंटी सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारी अपनी कम्युनिटी को तो खत्म कर दिया। जो फेस टू फेस एक दूसरे से आमने सामने जो हमारे ताल्लुकात बनते थे, रिश्ते बनते थे, और आपस में जो हमारे संवाद होते थे, वो खत्म हो गए। और सब कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, इस फोन के जरिए हो रहा है। तो इससे हमारे रिश्ते भी खत्म हो गए, आपसी बातचीत खत्म हो गई, चर्चाएं होनी बंद हो गई, ज्ञान का आदान प्रदान
बंद हो गया और हम सब और ज्यादा गुलाम हो गए, हमारी नॉलेज भी कम हो गई। तो इंटरनेट ने हमारी नॉलेज में इजाफा नहीं किया, बल्कि इंटरनेट ने हमारी जो नॉलेज थी, जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी, उसको भी हमसे छीन लिया। और सच्चाई ये है कि आज हम पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं और आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारे जीवन को संचालित करेगी, हमारी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। यानी इंसान की मर्जी खत्म करने का काम चल रहा है। ह्यूमन जो फ्री विल है, फ्री विल अंग्रेजी में कहते हैं, इंसान की अपनी मर्जी, उसका अपना विवेक, वो नहीं चलेगा, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका जीवन संचालित होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी दरअसल एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है इंसानी समाज को, इंसानी मुआशरे को खत्म करने के लिए। ये हो रहा है काम पूरी दुनिया के अंदर और इसी के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं और इस पूरे जो हमें अपने देश में ये काम करना है। तो रिसर्च की बात जो मैं कर रहा था, 17-18 साल में बजाय कि हमारी नॉलेज बढ़ी हो और हमने इंटरनेट का इस्तेमाल किया हो सही जानकारी को हासिल करने के, उल्टा हुआ हमारे साथ कि हम अब इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए और इस पे हम सिर्फ या तो एंटरटेनमेंट अपनी कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट की वीडियोस देख रहे हैं, उसमें अपना वक्त जाया कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी जो है उनकी भी जो बचपन उनसे छीन लिया गया, उनको ये दे दिए गए डिवाइसेस और जिसकी वजह से वो भी अपना जो बचपन, जो नॉर्मल उनका सामान्य बचपन जैसा गुजरना चाहिए, वो नहीं गुजार पा रहे और इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। उनकी पढ़ाई लिखाई पे भी इसका असर पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई भी इससे नहीं हो सकती है क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जो इसका इस्तेमाल है, जो बच्चे की अपनी जो कल्पना शक्ति है उसका विकास ये बंद कर देता है। अगर आपको सारी तस्वीरें इसमें नजर आ जाएंगी तो आपने जहन में आप तस्वीरें क्यों बनाओगे? क्योंकि आपको तो तस्वीरें यहीं पे रंग बिरंगी नजर आ रही हैं इतनी सारी, तो आप अपने जहन में तस्वीरें नहीं बनाओगे, अपने जहन का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपनी सोच का, अपने विचार का और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो बच्चे भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी नुकसान हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इंटरनेट का, आज जब तक हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम रिसर्च करना सीखें कि कैसे रिसर्च होती है। और मैं आपसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि भारत की जो जबानें हैं, हिंदी हो, मराठी हो, बंगला हो या उड़िया हो या हमारी कोई भी जबान है, भोजपुरी हो या पंजाबी हो, किसी भी जबान में इल्म आज हमें अवेलेबल नहीं है। और ये काम कौन करेगा? ये काम हम जैसे लोगों को करना पड़ेगा। कोई स्कॉलर नहीं आ रहा, कोई साइंटिस्ट नहीं आ रहा, कोई वैज्ञानिक नहीं आ रहा जो ये काम करेगा। तो मैं आपसे बताऊं, विज्ञान के नाम पे जो आपको बताया गया, कितना फ्रॉड उसमें बताया गया। जो हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेज में, जो उनकी टेक्स्ट बुक में, पाठ्य पुस्तकों में जो विज्ञान पढ़ाया जा रहा है वो भी झूठा है। जैसे जर्म थ्योरी हमें पढ़ाई जा रही है, वो झूठी थ्योरी है। अब जर्म थ्योरी के आधार पे ही ये फर्जी महामारियां लाई जा रही हैं। जैसे कोरोना एक फर्जी महामारी थी, इसके पीछे कोई वायरस नहीं था, वायरस का कोई वजूद नहीं होता, वायरस आज तक साइंटिफिकली प्रूवन चीज नहीं है। वायरस का विज्ञान पूरी तरह से झूठा विज्ञान है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्यूडो साइंस, फेक विज्ञान है, फर्जी विज्ञान है, झूठा विज्ञान है। लेकिन यही विज्ञान आपको पढ़ाया जाता है जीव विज्ञान में, बायोलॉजी की किताबों में, यही आपके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और आपने देखा कि लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चों को जब स्कूल में उनको अलाउ किया गया तो उनसे कहा गया कि वो सोशल डिस्टेंस बना के रखें। अगर एक डेस्क पे 2 बच्चे पहले बैठते थे तो अब एक ही बच्चा बैठेगा, क्योंकि आपस में इन्फेक्शन ना हो जाए, आपस में संक्रमण ना हो जाए, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में वायरस ना चला जाए। तो ये झूठा विज्ञान आपको थोपा गया। अब आप बताओ, बायोलॉजी, जीव विज्ञान की किताबों में जो साइंस आपको पढ़ाई जा रही है वो 100% झूठी है। अब आप कहोगे इसके साइंटिफिक वो दिखाओ आप एविडेंस, तो सारे मौजूद हैं, मैंने सब पब्लिश कर रखे हैं। यानी दुनिया में ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, जिन्होंने ये सारे एविडेंस पब्लिश किए हुए हैं। वीडियोस मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, लेख उसमें, आर्टिकल्स मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं। और हिंदी में क्या मौजूद है? कुछ भी नहीं, सब अंग्रेजी में है, सब कुछ अंग्रेजी में है। आप ये सब कुछ एक्सेस कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। सारा ज्ञान पब्लिक डोमेन में मौजूद है, लेकिन सब कुछ अंग्रेजी में है। हिंदी में कौन उपलब्ध कराएगा, पंजाबी में कौन उपलब्ध कराएगा, मराठी में कौन उपलब्ध कराएगा? ये हमें करना पड़ेगा भाई। लेकिन ये काम हम कर रहे हैं नहीं, आप अपने आप से पूछो, ये काम तो कोई कर ही नहीं रहा।
क्योंकि अगर 6 साल हो गए कोरोना फ्रॉड चालू हुए, तो 6 साल में हमारे पास कितना सारा पैम्फलेट होनी चाहिए थी, कितनी हमारी वेबसाइट होनी चाहिए थी, कितनी किताबें हमने छपवा के गाँव बांटवा देते हम, अगर हमारे पास ये सारा ज्ञान होता तो। पर हमारे पास तो बांटने के लिए कुछ है ही नहीं गाँव में। हम गाँव में क्या लेके जाएंगे, अपने मोहल्ले में क्या, अपने समुदाय में क्या हम बांटेंगे? हमारे पास कोई पैम्फलेट है? हमारे पास सारा तो ज्ञान सारा अवेलेबल कराना, एक बार ज्ञान अवेलेबल करा लिया तो लोग फिर अपनी लड़ाई भी खुद लड़ेंगे ना। डेमोक्रेसी का तो सार तो यही है ना लोकतंत्र का, कि लोग खुद मुख्तार बने, स्वावलंबी बने, स्वतंत्र बने। तो वो तब बनेंगे ना जब वो उनके पास अपना इल्म होगा और उनमें अपनी ताकत होगी अपना इल्म हासिल करने की। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराना, ठीक है, और फिर वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने के काबिल होंगे। और वो ज्ञान कैसे अवेलेबल होगा? उनकी अपनी जबानों में अवेलेबल होना चाहिए। अंग्रेजी में सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि साम्राज्य की जबान अंग्रेजी है, इसलिए अंग्रेजी में सब कुछ अवेलेबल है। ये मैं बता रहा हूं कि मुझे तो अंग्रेजी आती है और मैं ज्ञान को एक्सेस कर सकता हूं। और मैंने मीडिया में भी नौकरी की है, बहुत साल नौकरी की है, मैंने बहुत चीजें एक्सप्लेन भी की हैं। लेकिन मैं अकेला एक आदमी का काम नहीं है ये, इसके लिए आपको बहुत लोग चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा काम है। जो लोग ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रांसलेशन हो सकती है, अंग्रेजी से हिंदी में हम ट्रांसलेट कर लेंगे, अंग्रेजी से मराठी में कर लेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, बहुत बड़े मुगालते में है। क्योंकि मशीनों से कोई ट्रांसलेशन नहीं होती। आज आप अंग्रेजी का एक लेख हिंदी में ट्रांसलेट करो, हिंदी में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसकी जबान ही ऐसी होगी, इतनी क्लिष्ट भाषा होगी कि आपको समझ में नहीं आने वाला। ये इंसानों का काम है, ट्रांसलेशन का, इंटरप्रिटेशन का, समझाने का। इंसान ये काम कर सकते हैं, ये काम रोबोट नहीं कर सकते, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकती, ये गूगल ट्रांसलेट में नहीं हो सकता। ये इंसानों को करना है कम्युनिकेशन का काम। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। रिसर्च करो और कम्युनिकेट करो, रिसर्च करो और कम्युनिकेट करो, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और रिसर्चर हम सबको बनना चाहिए, चाहे छोटा मोटा रिसर्चर बनो। रिसर्च बहुत ही सिंपल चीज है, ये छानबीन का काम है, खोजबीन का काम है, जो हर इंसान कर सकता है। हर इंसान में जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तजस्सुस होता है, और वही आधार बनता है इल्म को हासिल करने का, नॉलेज को, ज्ञान को प्राप्त करने का। तो आपके अंदर जिज्ञासा है और आपके बच्चों में और भी ज्यादा जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा आपके अंदर रहनी चाहिए और जिज्ञासा रहेगी। और उसके बाद आप अपनी कोशिश करोगे तो आपको इल्म हासिल होगा। और इसमें हम जैसे लोग हेल्प करें पूरी कम्युनिटी की। हमें देखा देखी और लोग भी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, हमें देखा देखी और लोग भी इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे, और वो भी अपनी रिसर्च करना सीखेंगे। और इस तरीके से हमें अपने रिसर्चर खुद बनना पड़ेगा। ये मेरा आज पैगाम है आपको मेन। और मैं थोड़ा बहुत आपको रिसर्च के बारे में बता दूं कि रिसर्च दरअसल और कुछ भी नहीं है, खोजबीन है। आज जो लोग मेन स्ट्रीम में रिसर्च करते हैं स्कूल कॉलेजेस में, और जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, पीएचडी की, रिसर्च स्कॉलर बनने के बाद प्रोफेसर बनते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, उन्होंने क्या ज्ञान दे दिया आपको? एक ढेले का ज्ञान नहीं दिया। 6 साल में आप पे फर्जी बीमारी थोप दी गई, लॉकडाउन लगा दिए गए, समाज का विनाश कर दिया गया। तो जितने स्कॉलर थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपकी क्या मदद की? एक ढेले की मदद नहीं की। डॉक्टरों ने तो उल्टा मारने का काम किया। जो एमबीबीएस की डिग्रियां हासिल करके बैठे हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, और पता नहीं करोड़ों की प्रॉपर्टियां जिन्होंने बना ली, उन्होंने समाज का विनाश करने का काम किया। सरकार के कहने पे फर्जी बीमारी को आपके ऊपर थोपा, आपको जहरीले इंजेक्शन लगाए, आपके जवान बच्चों को भी मारा। 220 करोड़ इंजेक्शन उन्होंने ठोक दिए पूरे भारत में, जो कि आबादी भारत की कहते हैं कि 100 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, और 220 करोड़ इंजेक्शन ठोक दिए, और आज तक लोग मर रहे हैं। 2021 में इंजेक्शन लगने चालू हुए, 16 जनवरी 2021 को, और अब 25 नवंबर 2025 है, और अभी तक लोग की आकस्मिक मौत हो रही है। जवान लोगों को कह रहे हैं जी हार्ट अटैक होकर उनकी अचानक मौतें हो रही हैं, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कहीं भी चले जाओ, कोई उसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दो तो कुछ नहीं होना आपका, क्योंकि सबसे पावरफुल लोग जो भारत के हैं उन्होंने ये आपके ऊपर फ्रॉड थोपा। तो आपको स्कॉलरली लोगों ने, विद्वानों ने, साइंटिस्ट ने, जो विद्वान लोग हैं, जो आलिम फाजिल लोग हैं, उन्होंने आपका कोई, आपकी समाज की कोई
हिफाजत की, समाज को बचाने की कोशिश की, या बगावत की सरकार के इस कदम के खिलाफ कि हम ये इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, हम ये फर्जी बीमारी को लोगों पे नहीं थोपेंगे, ये जहरीले इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, नहीं की। बल्कि उन्होंने पूरा फायदा उठाया और समाज को, इसीलिए मैं ये कहता हूं, पत्रकारों ने क्या किया? पत्रकारों ने आपको सही इल्म दिया, सही नॉलेज दी, सही सूचनाएं दी? नहीं दी। उन्होंने झूठी खबरें छापी, अखबारों में झूठी खबरें छापी, टेलीविजन चैनलों पे झूठी खबरें नश्र की, प्रसारित की, और आपको झूठी बातें सारी बताई, झूठा इल्म आपको बताया और आपको गुलाम बनाने का एजेंडा आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग समाज के साथ खड़े हुए नहीं हैं। पढ़े लिखे लोग, ना ही उनके पास हिम्मत है, ना ही उनके पास कोई साहस है लड़ने का और जो झूठा एजेंडा के खिलाफ बगावत करने का। तो ये आपको समाज को फिर अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा और सारा इल्म खुद हासिल करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्या सच्चा इल्म है और क्या झूठा। जो साइंस आपको बताई जा रही है, विज्ञान आपको बताया जा रहा है, वो झूठा है। अच्छा, मैंने भी ये देखा कि जो हमारे जागरूक लोगों में भी कितने लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी। जैसे हमारे मुंबई में कुछ एक ग्रुप बना, अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट, उन्होंने लोगों को बताया कि जी अदालत में ना बड़े अच्छे अच्छे फैसले हो रहे हैं और बड़ी अच्छी सुनवाई हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, और हम तो वैक्सीन के खिलाफ हमने ये मुकदमा किया तो इसका बहुत अच्छा फैसला आया, वो फैसला आया और इससे वैक्सीन के जो आदेश थे वो खत्म हो गए और हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई। ये सारी झूठी इंफॉर्मेशन थी। ये जो दावे थे झूठे थे। दरअसल हमारे भारत में जिस फैसले की उन्होंने बात की, उसके बाद भी टीके लगते रहे उसी स्पीड से, और जितनी अदालतें हैं उन्होंने जनता के हक में फैसले नहीं दिए, जनता के खिलाफ फैसले दिए। हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऊपर कोरोना प्रोटोकॉल को थोप लिया और अदालतों में सुनवाइयां जो होती हैं वो भी बंद हो गई। सुनवाइयां बंद हो गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये तथाकथित सुनवाइयां हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही हैं आपके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो इतना गलत रोल अदा किया हमारे जजों ने, जो जुडिशरी में बैठे हैं, जो हाई कोर्ट में बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। जनता के खिलाफ उन्होंने फैसले दिए, वैक्सीनेशन को थोपने वाले फैसले दिए। तो इसलिए हमारे जागरूक लोगों ने भी कोई अच्छी जानकारी, बहुत कई गलत जानकारी दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपना रिसर्चर खुद बनना पड़ेगा, सारा जो सच्चा अपना ज्ञान है वो खुद हासिल करना पड़ेगा, तब हम अपनी कम्युनिटी को बचाने लायक होंगे। सही इल्म हमें मिलेगा कैसे? और कम्युनिकेट करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने तक सीमित ना रखो, जो इल्म हासिल कर रहे हो उसको कम्युनिकेट करो, तब जाके कम्युनिटी बचेगी, तब आप बचोगे, आपके बच्चे बचेंगे। आपके आस पड़ोस में लोग अगर के पास इल्म होगा तब तो आप बचोगे ना। आपके घर में जब आग लगेगी तो बचाने कौन आएगा? आस पड़ोस के तो लोग आएंगे। आपके जो अपने सगे संबंधी, चाहे वो कितने ही नजदीकी क्यों ना हो, अगर वो दूर रहते हैं तो वो बचाने भी नहीं आ पाएंगे। आप एक कम्युनिटी में जब आग लगती है तो उसी कम्युनिटी के लोगों को अपने आप को बचाना होता है। वैसे ही जो आपके आसपास के लोगों तक ये इल्म पहुंचना चाहिए, हमारी कम्युनिटी में, हमारे गांव में ये सारा ज्ञान हो, तब जाके लोग अपने आप को बचाने लायक होंगे। इसलिए अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बता दिया कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान उपलब्ध नहीं है और ये ज्ञान उपलब्ध कराने का काम हमें करना पड़ेगा, जबकि अंग्रेजी में सभी कुछ उपलब्ध है। जो अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हैं वो चाहें तो रिसर्च करके सारा इल्म हासिल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जर्म थ्योरी एक फ्रॉड थ्योरी है जो हम पे थोपी गई, जिसके आधार पर फर्जी महामारियां लाई जा रही हैं। दरअसल वायरस नाम की कोई चीज नहीं होती है और वायरस आज तक प्रूव नहीं हुआ। और जो विज्ञान आपको वायरस का विज्ञान बताया जा रहा है 100% झूठा विज्ञान है। और अमेरिका में ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं, जर्मनी में मौजूद हैं। जर्मनी में एक स्टीफन लंका है, अमेरिका में एक एंड्रू कॉफमैन है, टॉम कोवन है। ये जितने साइंटिस्ट हैं इन्होंने सब कुछ प्रूव करके बता रखा है कि वायरस नाम की कोई चीज नहीं होती। यानी जो बीमारी दुनिया पे थोपी गई उसका आधार ही पूरी तरह से फर्जी था, झूठा था, फ्रॉड था। वायरस वैज्ञानिक तौर पर आज तक प्रमाणित नहीं हुआ है, दुनिया का कोई वायरस। तो दुनिया की जितनी बीमारियों की, जितने मर्ज अमराज की, जितनी बीमारियों की, जितने मर्ज अमराज की, जितनी बीमारियों की ये बात कर रहे हैं, जिसकी वजह ये वायरस बता रहे हैं, वो सारी झूठी बीमारी हैं। चाहे वो एड्स हो, चाहे वो फ्लू हो, चाहे वो पोलियो हो, चाहे वो आपका इवन रेबीज की मैं बात करूंगा। रेबीज से लोग बहुत डरते हैं, जो कुत्ते से कहते हैं बीमारी हो जाती है, वो भी फ्रॉड है। और ये जो चाहे वो कोरोना हो, ये सारी बीमारियां जो है
जिसकी वजह वायरस बताई जाती है पूरी तरह से फ्रॉड है। वायरस का विज्ञान भी फ्रॉड है और जन्मचोरी भी फ्रॉड है। दरअसल ना तो वायरस से बीमारी होती है, वायरस का तो वजूद ही नहीं है जो आज तक प्रमाणित नहीं हुआ। बैक्टीरिया से भी ये कहते हैं बीमारी होती है। बैक्टीरिया छोटे छोटे सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनसे ये दावा करते हैं कि बीमारी होती है, लेकिन एक्चुअल में आज तक ये प्रमाणित नहीं हुआ कि बैक्टीरिया से भी कोई बीमारी होती है। यानी पूरी जो जर्मचोरी है जो विज्ञान में पढ़ाई जाती है वो सारी झूठी है। इस वजह से जो मेडिकल साइंस जो आज पूरी दुनिया की, जो पश्चिम की मेडिकल साइंस पूरी दुनिया में थोपी गई है, वो भी पूरा फर्जी इल्म है। वो फर्जी इल्म है, झूठा ज्ञान है, झूठा विज्ञान है। क्योंकि जर्मचोरी अगर आपकी झूठी है तो उसके आधार पर जो चिकित्सा पद्धति आपने खड़ी की है, जिसकी बुनियाद पे आपने एक चिकित्सा पद्धति को खड़ा किया है, वो तो झूठी अपने आप हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारा इल्म है जो हाँ, रेबीज के बारे में बहुत डर फैला हुआ है इस देश में, और रेबीज जूनोटिक डिजीज की भी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो नई व्यवस्था है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, उसमें जूनोटिक डिजीजेज आ रही हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से जानवरों से इंसानों में बीमारियां फैल रही हैं, जानवरों से इंसानों में। अब जैसे इन्होंने कोरोना के बारे में शुरू में दावा किया था कि ये चमगादड़ों से होती है, ऐसे नीपा वायरस है केरल में, जो कई बार नीपा वायरस का ड्रामा हो चुका केरल में, उसमें कहते हैं कि नीपा वायरस जो है वो भी चमगादड़ से होता है, ठीक है ना। ऐसे ये कहते हैं स्वाइन फ्लू जो है सुअर से होता है। स्वाइन फ्लू भी आया था आज से कुछ साल पहले, तो कहते हैं अच्छा बर्ड फ्लू जो होता है वो पक्षियों से होता है। पक्षियों को कोई सर्दी जुकाम नहीं होता भाई। मुर्गियों को कोई सर्दी जुकाम नहीं होता, लेकिन इन्होंने मुर्गियों का भी सर्दी जुकाम बना दिया। हाँ, मुर्गी जो बर्ड फ्लू है, एवियन, उसको अंग्रेजी में बर्ड फ्लू भी कहते हैं और एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। वो कहते हैं मुर्गियों को होता है। अच्छा मुर्गियों को ही क्यों होता है, कबूतरों को क्यों नहीं होता, चिड़ियों को क्यों नहीं होता, कौओं को क्यों नहीं होता, चीलों को क्यों नहीं होता? लेकिन नहीं, मुर्गियों को ही होता है क्योंकि मुर्गियां आपसे छीननी है उनको। मुर्गी पालन को भी खत्म करना है, मुर्गी पालन के उद्योग को भी खत्म करना है। अब सुअर पालन होता है यहाँ पे कई देशों में, थाईलैंड वगैरह में, तो इन्होंने पता नहीं कितने सुअर मार दिए, सुअर पालन को भी खत्म कर दिया स्वाइन फ्लू के नाम से। तो ये आपकी गाय भैंसे भी खत्म करेंगे। अब गाय भैंसों को टीके लगा रहे हैं, तो गाय भैंसे भी इन्होंने खत्म किए हैं। जो ये लंपी डिजीज हुई है, ये सारे टीके लगाने के बाद हुई है। तो जितने लंपी वायरस की बातें ये कर रहे हैं, ये सब टीके लगाने के बाद हो रही हैं। तो आपकी गाय भैंस भी खत्म करेंगे, आपकी सारी फूड सिक्योरिटी खत्म करेंगे। ना केवल ये मीट उद्योग को बंद करना चाहते हैं, बल्कि ये दुग्ध उद्योग को भी खत्म करना चाहते हैं। पूरी जो डेयरी इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं कि कोई गाय भैंस पालने लायक ना बचे। गाय भैंस जब तक होगी आप इंडिपेंडेंट हो, और गाय भैंस नहीं होगी तो आपकी इंडिपेंडेंस खत्म, ठीक है ना। आपका खाद्य जो सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये सारा जो जूनोटिक डिजीज का, जूनोटिक का मतलब होता है, अंग्रेजी लफ्ज है जूनोटिक, जू मतलब जानवर, तो जूनोटिक मतलब जानवर से फैलने वाली बीमारी। तो जानवर से फैलने वाली बीमारियों का डर आप में बिठाया जा रहा है, जबकि जानवरों से कोई बीमारी नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। आप कहोगे रेबीज तो होता है, कई लोग इस बात पे अड़ जाते हैं, भाई रेबीज तो होता है, भाई हमने देखा है जी, हमने वीडियो देखा है यूट्यूब पे, उसमें ना वो बच्चे को हो गया, वो कुत्ते की तरह भौंक रहा था, वो रेबीज हो गया, उसको कुत्ते ने काट लिया तो वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया। अरे भाई ये सब अंधविश्वास है, मैं आपको बता रहा हूं। रेबीज का वायरस आज तक नहीं मिला। जैसे दुनिया में और वायरस का आज तक कोई प्रमाण नहीं है, वैसे रेबीज के वायरस का कोई प्रमाण नहीं है। रेबीज कुत्ते के काटने से कोई बीमारी नहीं होती। कुत्ते का डर आजकल फैलाए जा रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आ रहे हैं आजकल कि कुत्तों को हटाया जाए गलियों से, कुत्तों के लिए बाड़े बनाए जाए जहां पे कुत्तों को बंद करके रखा जाए, कुत्तों को टीके लगाए जाएं। कुत्ते भी मर रहे हैं टीके लगा के। बिल्लियों को आपने बिल्ली पाली है या कुत्ता पाला, आप टीके लगाओगे, आपके कुत्ते बिल्ली भी मरेंगे जैसे आपकी गाय भैंस मर रही हैं। तो भाई मैं आपको जर्मचोरी के बारे में बता रहा हूं और वायरस का जो झूठा विज्ञान है उसके बारे में बता रहा हूं कि किसी भी वायरस का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अच्छा, अब सारा इल्म ये जो है, आप कहोगे प्रमाण दो जी, प्रमाण दो। प्रमाण सारे मौजूद हैं, मैं आपको प्रमाण का ढेर लगा सकता हूं, लेकिन सब अंग्रेजी में है।
जनता तक कैसे पहुंचेगा? आप कहोगे अंग्रेजी तो लोग पढ़ नहीं सकते, हम खुद नहीं समझ पा रहे, हमें तो अपनी भाषा में चाहिए। तो वो अपनी भाषा में सारे लेख, ये जितना भी मटेरियल आपके पास मौजूद है, जितने लेख हैं, जितनी किताबें हैं, जितनी डॉक्यूमेंट्री हैं, जितने वीडियो हैं, ये सारे ट्रांसलेशन करने की जरूरत है। ये करेगा कौन भाई? हिंदी में कौन करेगा? मराठी में कौन करेगा? गुजराती में कौन करेगा? भोजपुरी में कौन करेगा? पंजाबी में कौन करेगा? ये ओडिया में कौन करेगा? ये करेगा कौन? ये बताओ। मौजूद तो सब कुछ है। आप कहोगे हम अदालत में याचिका डाल देते हैं कि ये पूरी वायरस का, भारत सरकार के पास वायरस का कोई प्रमाण नहीं है। भारत सरकार की बड़ी से बड़ी संस्था जो मेडिकल की है, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने आरटीआई में इस बात को माना भी हुआ है। अब आप पिटीशन डाल दो कोर्ट में और कहो कि ये पूरा जो कोरोना फ्रॉड आया 100% फ्रॉड था, हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद है, सारे एविडेंस मैं आपको देता हूं, अभी भी दे रहा हूं मैं। इस समय आपके हाथ में चैनल है, आपको मैं बताता हूं लिंक जहां पे ये सारे प्रमाण मौजूद हैं। आप कोर्ट में जाओ और मुकदमा कर दो। क्यों नहीं कर रहे लोग? प्रमाण तो सारे मौजूद हैं, क्योंकि जनता को ये बातें पता ही नहीं है। सारा कुछ अंग्रेजी में अवेलेबल है। जनता को कौन बताएगा? जनता ये लड़ाई कैसे लड़ेगी? कोर्ट में भी जाओगे, कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी है तो पिटीशन डालोगे, मुकदमा दायर करोगे, तो सारे उसमें एविडेंस जमा कराने पड़ेंगे। वो कौन कराएगा जब तक आपकी अपनी समझ में नहीं आया? मैं कह रहा हूं ये सब अवेलेबल है, पूरा मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, सारे अवेलेबल है। पीसीआर, आरटीपीसीआर टेस्ट 100% फर्जी था, 100% फर्जी था। इसके सारे एविडेंस मौजूद हैं। ये कहते हैं वायरस की जेनेटिक सीक्वेंस होती है जब तक वायरस आइसोलेट नहीं हुआ। अब मैं बताऊं वायरस आइसोलेशन का मतलब क्या है। एक मरीज, आपने दावा किया कि इस मरीज को वायरस का कोई मर्ज है, मान लिया उसको फ्लू है, सर्दी जुकाम या इस तरह की बीमारी, आपने कहा ये जो मर्ज इसको है, ये मरीज है, बीमार व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, और इसको वायरस का कोई मर्ज है जो इसकी वजह वायरस है, जैसे कोरोना है उसको। तो अब उसकी बॉडी से सैंपल लेके आपको कोरोना का वायरस निकाल के दिखाना पड़ेगा। आपने कहा आपने दावा किया कि वजह जो है इसकी कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस क्या होता है? एक पार्टिकल होता है जो आपकी स्नॉट में निकलना चाहिए, आपके नाक में, आपकी बलगम में से निकलना चाहिए। तो आपने उस मरीज का सैंपल लिया, उसकी बलगम का सैंपल लिया, ठीक है, या उसका खून का सैंपल ले लो, उसकी बलगम का सैंपल ले लो, जो भी। अब उसमें से आप निकाल के दिखा दो कि ये वायरस है। अगर आपने निकाल के दिखा दिया तो हम मान लेंगे। अब वो निकाल के दिखाने के बाद उसको एक सेहतमंद आदमी के शरीर में डालो, एक स्वस्थ आदमी के शरीर में डालो, तो उसमें वही रोग उत्पन्न हो जाना चाहिए अगर वो वायरस सही है। आप ये निकाल के दिखा दो, हम मान लेंगे कि वायरस है। ये दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं आज तक कर पाया, और इन्होंने हजारों कोशिशें करके देख ली, अमेरिका में भी और यूरोप में भी, हर एक जगह इन्होंने कोशिशें करके देख ली। ये आज तक ये प्रमाणित नहीं कर पाए कि मरीज के शरीर में जो सैंपल लिया उसमें से हम वायरस निकाल के दिखा सकते हैं। जब आप मरीज के शरीर से वायरस निकाल के नहीं दिखा सकते, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वायरस को आइसोलेट करना, यानी मरीज के शरीर में से, जो मरीज है उसके शरीर से आपको निकाल के वायरस दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मतलब वायरस का कोई वजूद नहीं है, वायरस का कोई अस्तित्व नहीं है, और आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। इसी तरीके से दुनिया में हर एक बीमारी, हर एक मर्ज जिसकी वजह ये वायरस बता रहे हैं, ये कहीं उसको आइसोलेट नहीं कर पाए, और इसकी लाख कोशिशें वैज्ञानिक कर चुके हैं, लाख कोशिशें साइंटिस्ट कर चुके हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी ट्रांसमिट नहीं होती, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी बीमारी का संक्रमण नहीं होता, चाहे आप उस आदमी के साथ सो लो, उसके साथ आप गले मिल लो, कुछ भी कर लो। एक जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसी भी बीमारी का संचरण नहीं होता, यानी छुआछूत की बीमारी भी झूठी है। हालांकि छुआछूत की बीमारी का तजुर्बा लोगों का है, जहां पे लोग ये कहते हैं कि फला आदमी से मुझे हो गया, इस बात को लोग आसानी से मानते नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण इसके नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ठीक है आपको हो गया किसी से, अगर आप ये दावा कर रहे हो, तो आप वो वायरस निकाल के दिखा दो बीमार आदमी के शरीर में से, तो आप नहीं निकाल पाओगे। कोई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं निकाल सकता, और ना ही आज तक कोई साइंटिस्ट निकाल के दे पाया है। तो अगर कहीं पे आपको लगता है कि किसी व्यक्ति से बीमारी थोड़ी बहुत फैलती है, उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन उसकी वजूहात, उसके जो कारण है, उसके जो रीजन है, वो कुछ और है, वो नहीं है जो साइंटिस्ट आपको बता रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि इसके पीछे वायरस या बैक्टीरिया इसकी वजह है, वो झूठी वजह है, वो आज तक प्रमाणित नहीं हो पाई।
ये इसलिए ये झूठा विज्ञान है। लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी कभी ऐसे हमें देखने को मिलते हैं कि आपको, जैसे मैं जब बहुत साल पहले की बात है, मुझे एक बच्चा को कुछ वो हुआ था, ये स्किन की जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल पॉक्स, शायद माता आ गई ना, माता आ गई, माता आ गई। तो ये माता आने का मैंने एक बच्चे को उठाया था। उसके बाद मैंने उस बच्चे को उठाया और उसको मैंने कुछ खाने को दिया, उसने वो छोड़ दी, वो बिस्किट मैंने वो खा लिया। तो मुझे बाद में, तब मेरी 21 साल उम्र थी, 21-22, तो मुझे माता हो गई थी। तो अब आप कहोगे भाई आपको माता हो गई एक बच्चे को उठाने से, तो इसका मतलब छोटी-छोटी बीमारी तो होती है, आप ये कहोगे। अब मैं कहूंगा वैज्ञानिक प्रमाण के हिसाब से नहीं होती। मैं आज भी मानने को तैयार हूं कि होती है, अगर वैज्ञानिक मुझे बता दे कि स्मॉल पॉक्स का वायरस का कहीं पर भी आइसोलेशन हुआ हो, तो वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। अब एक व्यक्ति को मैं छूने के बाद अगर मुझे हो भी गया, लेकिन सवाल ये होता है, और जो बीमारियां हैं, जो सर्दी जुकाम से लेकर कुछ भी आप ले लो, जो यौन रोग जिसको बताते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो भी सारी झूठी हैं। यौन रोग भी नहीं हो सकता आपको। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स भी झूठा है, एड्स का वायरस आज तक नहीं मिला। एड्स के वायरस का भी विलगीकरण या आइसोलेशन आज तक नहीं हो पाया है एक मरीज के सैंपल में से। ना तो एड्स का सैंपल आज तक इनको मिला, ना फ्लू का, ना पोलियो का। पोलियो का जो ये पैरालिसिस होता है, ये भी बिल्कुल झूठा है। इसकी वजह बिल्कुल भी वायरस नहीं है। इसकी वजह हो सकती है जो पर्यावरण में ये डीडीटी छिड़कते हैं, छिड़काव कर रहे हैं पेस्टिसाइड का, जहरीले केमिकल का, उसकी वजह से ये पोलियो या पैरालिसिस होता है, या ये जो आपको लकवा मारता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वैज्ञानिक वजह आपको बताई जा रही है कि वायरस की वजह से हो रहा है संक्रमण, या बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है संक्रमण, वो पूरी तरह से अप्रमाणित है। और सारे वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये सारा झूठ है और फ्रॉड है। लेकिन यही चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, इसी की आधार पे सारी बीमारियां, फर्जी बीमारियां लाई जा रही हैं, और जहरीले इंजेक्शन वैक्सीन के नाम पे लगाए जा रहे हैं, जिससे लोग मर रहे हैं, जिससे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिससे लोग नपुंसक बन रहे हैं। आपकी प्रजनन क्षमता खत्म होती जा रही है। जो इंजेक्शन आपको लग रहे हैं, आपके बच्चे नहीं होंगे। आपके जवान बच्चों को अगर टीके लगेंगे तो उनके आगे बच्चे नहीं होंगे, औलाद पैदा करने लायक नहीं बचेंगे वो, तो उनकी जो आगे बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी। और अपने जो छोटे बच्चों को हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, जैसे ही आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसी समय आपको शेड्यूल दे देते हैं कि ये इंजेक्शन लगाने हैं, और आपके बच्चे को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने शुरू कर देते हैं, बीसीजी और इस तरह के। वो सब आपके पोलियो के, बीसीजी के सारे इंजेक्शन लगाने बंद करने चाहिए, क्योंकि सारे इंजेक्शन आपको डैमेज करेंगे, आपके बच्चे को मार देंगे। और जब आपका बच्चा मरेगा तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नहीं होगा। आप बच्चे की लाश लेके जाओ, दबा दो, और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। तो आप अपने बच्चों को बचाएं, अपनी नई नस्ल को बचाएं। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये इल्म सारा, ये नॉलेज और ये ज्ञान सारा अवेलेबल है। अब मुझे ये अजीब लगता है कि भारत देश में गुलामी की जो व्यवस्था है वो इतनी पक्की है कि हमारे यहाँ ऐसा क्या हुआ कि हमने ज्ञान को इकट्ठा करके पब्लिश नहीं किया, प्रकाशित नहीं किया, ताकि वो आम लोगों तक पहुंच सके। और वो आज तक हम क्यों नहीं कर पाए? अच्छा, 6 साल में ये जो सारा ज्ञान है, ये तो मैंने आपको बीमारी की बात की। और भी एजेंडा की अगर मैं बात करूं, क्लाइमेट चेंज का जो विज्ञान है, ये भी झूठा विज्ञान है। क्लाइमेट चेंज का जो विज्ञान होता है, इसमें ये कह रहे हैं कि इंसान जब सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और जब फैक्ट्रियों में ईंधन जो जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जो बिजली बन रही है ज्यादातर कोयले से बनती है, जिसमें कोयला ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। ये सारी गैसें कहते हैं जी ग्रीन हाउस गैसेस इनको कहते हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसेस से हमारी जो पृथ्वी गर्म हो रही है, क्योंकि वायुमंडल में एक लेयर बन रही है, जिससे जो सूरज की रोशनी ट्रैप हो जाती है पृथ्वी में, यानी सूरज की रोशनी जो दिन में आती है वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती, वापस नहीं रिफ्लेक्ट होती जमीन से, वो यहीं पे रह जाती है, जिस वजह से पृथ्वी गर्म होती है, और जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ना वायुमंडल में, वो पता कितनी है? 0.003%। जो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है उसकी मात्रा केवल 0.003% है। तो 0.003% गैस से पूरी पृथ्वी गर्म हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। पहली बात तो यह कि कार्बन डाइऑक्साइड से या जितनी ग्रीन हाउस गैस है उससे पृथ्वी कोई गर्म नहीं हुई। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है और झूठा विज्ञान है। कह रहे हैं गाय भैंस के शरीर से मीथेन निकलती है। गाय भैंस जब डकार लेती है तो उससे मीथेन गैस निकलती है और मीथेन गैस से पृथ्वी गर्म हो रही है। तो मीथेन गैस तो बहुत और भी ज्यादा गर्म करती है जल्दी। तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मीथेन गैस जो निकलती है जो 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 गाय भैंस के शरीर से, वो कार्बन साइकिल का ही हिस्सा है और वो वापस कार्बन जो होती है वो जमीन में जाती है। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी निकली मीथेन, उसी से जो आपके वही कार्बन जो है वो अल्टीमेटली जो आपकी वनस्पति उसको सोखती है, एब्जॉर्ब करती है, उससे अपनी खुराक बनाती है उसी कार्बन डाइऑक्साइड से और उसी मीथेन से, और वही फिर जमीन के अंदर जाती है सारी वनस्पति जो बनती है और उसी वनस्पति को गाय खाती है। तो कार्बन साइकिल के इसमें जो मीथेन है उससे पृथ्वी गर्म नहीं हो रही। तो दोषी किसको ठहराया गया? इंसानों को, गाय भैंस को, और जितनी भी इंसानी कार्यकलाप है, फैक्ट्रियां हैं, ईंधन जो जल रहा है, आप खाना पका रहे हो, सब चीजें, और इन्हीं चीजों को रोकने का काम चल रहा है। ठीक है, अगर इन चीजों को आप रोकोगे, आप कहोगे सारे ईंधन पे हम कंट्रोल करेंगे क्योंकि ईंधन से ग्रीन हाउस गैस निकलती है जिससे पृथ्वी गर्म हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो फिर सारा इंसानी जीवन खत्म हो जाएगा। मीथेन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहते हैं कि अगर पृथ्वी में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसका आधा कर देना तो पूरी पृथ्वी जो होगी ना, ये इसमें सारी वनस्पति खत्म हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड है तो वनस्पति उग रही है, फसलें उग रही हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो सारी वनस्पति खत्म हो जाएगी और दुनिया में भुखमरी आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। वनस्पति है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बिना दुनिया में सारी वनस्पति खत्म हो जाएगी, फसलें नहीं उग सकती और अकाल पड़ जाएगा। आज भी जो ग्रीन हाउस के छोटे छोटे खेत जहां पे सब्जियां उगाई जाती हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, तब जाके जो पौधे हैं वो बढ़ना चालू होते हैं। आपने देखा होगा ये जो ग्रीन हाउसेस लगाते हैं ना, जहां पे सब्जी वब्जी उगा रहे हैं शहरों में, जो वो बंद कर रखा होता है, हाँ, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के वनस्पति को उगाते हैं। उसकी ग्रोथ और उपजाऊ, वो जो उसकी ग्रोथ होती है ना, पनपती है वो जो पेड़ पौधे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे तो पेड़ पौधे पनपेंगे, जल्दी से वो पनपेंगे और उतनी जल्दी वो फसल आपकी बन के तैयार होगी। तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के वनस्पति नहीं पनप सकती। तो जो आपको जलवायु परिवर्तन का विज्ञान बताया जा रहा है वो झूठा विज्ञान है, फ्रॉड विज्ञान है, जो सरकार आप पे थोपने का काम कर रही है। और पूरी दुनिया में, पूरे भारत में ये फ्रॉड चल रहा है और सारा जलवायु परिवर्तन ये जियो इंजीनियरिंग से करा रहे हैं। जो कृत्रिम तरीके हैं, आर्टिफिशियल तरीकों से जियो इंजीनियरिंग करके वायुमंडल में गैसें वगैरह छोड़ के ये एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये वायु प्रदूषण से हो रहा है, जो इंसान कर रहे हैं, जबकि ये वायु प्रदूषण खुद गवर्नमेंट करवा रही है। और जो विज्ञान आपको बताया जा रहा है पृथ्वी के गर्म होने का या जलवायु परिवर्तन का, वो बिल्कुल झूठा विज्ञान है। और यही विज्ञान आपके बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जो कि झूठा विज्ञान है, फ्रॉड विज्ञान है। अब इसका प्रोटेस्ट कौन करेगा? इसके खिलाफ जो आवाज उठाने का काम वो कौन करेगा? वो समाज के लोगों को करना पड़ेगा। जब उनके पास ये इल्म होगा, उनके पास प्रमाण होंगे, तो सारे प्रमाण अपने इकट्ठे करें हम। और जहां किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करनी है, सरकार से बात करनी है, सरकार, तो वो प्रमाण हमारे पास होने चाहिए। या अदालत में जाना चाहते हो तो वो प्रमाण हमारे पास होना चाहिए। या अपनी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मीडिया में लिखना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया से कांटेक्ट करना चाहते हो, टीवी चैनलों से बात करना चाहते हो, तो इन प्रमाणों के साथ हम कर पाएंगे जब वो हम अपना इल्म इकट्ठा करेंगे। तो ये हमारा एफर्ट होना चाहिए हमारे जवान लोगों को कि साइंस के नाम पे जो फ्रॉड हम पे थोपा जा रहा है, जो साइंस है ही नहीं और जिसके सारे प्रमाण मौजूद हैं, कम से कम उस पे हम अपनी रिसर्च की शुरुआत करें
और समाज में लोगों को बताएं कि जो साइंस के नाम पे हमें बताया जा रहा है वो सब कुछ फ्रॉड है, वो साइंस नहीं है, वो विज्ञान नहीं है, उसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, बल्कि उसका ऐसा प्रमाण मौजूद है जो उसको डिस्प्रूव करता है, ठीक है, उसको गलत साबित करता है। ऐसे ही आपका टेक्नोलॉजी का जो एजेंडा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से थोपा जा रहा है, चौथी औद्योगिक क्रांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पे थोपी जा रही है, डिजिटल आइडेंटिटी थोपी जा रही है, डिजिटल करेंसी वगैरह, उसमें भी टेक्नोलॉजी में आपको हतोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब इंसानी अकल की और इंसानी बुद्धि और विवेक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब संभालेगी। ये सारा झूठा दावा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर सकती। पहली बात तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से, इंसानी बुद्धि से, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो इंसानी बुद्धिमत्ता से आगे कभी बढ़ नहीं सकती। तो जो दावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में ही कर रहे हैं, वो सारे दावे आपके झूठे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी नौकरियां चली जाएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे काम होंगे, ये भी झूठा दावा है। कोई नौकरी किसी की नहीं जाएगी, बिल्कुल झूठा दावा है। कोई खेती नहीं हो सकती। भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रही है। डिजिटल एग्रीकल्चर आप सोचो क्या नॉनसेंस है, क्या बकवास है। क्या डिजिटल के कंप्यूटर पे हम खेती करेंगे, मक्का उगाएंगे और गेहूं उगाएंगे? तो क्या बकवास ये बातें कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल एग्रीकल्चर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे जो किसान की जितने आंदोलन हुआ, जितने किसानों के संगठन बने, सबको पता है कि डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। और इसके बावजूद हमारे किसान संगठन भी कोई आवाज उठाने का काम नहीं कर रहे, जबकि किसान संगठनों को कहना चाहिए डिजिटल एग्रीकल्चर वगैरह सब साला फ्रॉड है और बंद करो। तो हमारे जो किसान संगठन है उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता इंसानी लेबर के बिना, इंसानी स्किल के बिना, और इंसान की अपनी बुद्धि के बिना, उसकी अपनी अक्ल और शऊर के बिना, उसकी अपनी बुद्धि और विवेक के बिना। तो इसलिए जो आपको डराने का काम चल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे काम खत्म हो जाएंगे, नौकरियां चली जाएंगी, रोजगार चले जाएंगे, इसको मैं बिल्कुल झूठा प्रचार मानता हूं, झूठा प्रोपेगेंडा मानता हूं। और ये भी हमें लोगों को बताने की जरूरत है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लोगों का जो आत्मविश्वास है वो कम नहीं होना चाहिए, और जो ये झूठे प्रोपेगेंडा से उन्हें हतोत्साहित करने का काम चल रहा है वो बंद होना चाहिए, वो भी हमें करना है। तो जो पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, इसको डिफीट करने की जरूरत है, इसको हराने की जरूरत है। और वो अपने इल्म से हम करेंगे, अपनी रिसर्च से करेंगे, खुद रिसर्चर बनेंगे और खुद कम्युनिकेटर बनेंगे। अपना रिसर्चर बनो, अपना पत्रकार बनो, अपनी कम्युनिटी में दूसरे के पत्रकारों पे अगर डिपेंड करोगे, मीडिया में आपको सब झूठी बातें बताई जाएंगी, झूठी आपको कहानियां सुनाई जाएंगी। जो राजनीति है उसमें सारे राजनीतिक दल जो है वो एक तरफ है, वो आप पे एजेंडा थोप रहे हैं। इसलिए राजनीति में अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, और वोट देके भी, सत्ता को बदल के भी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो सभी बिके हैं। कोई भी पार्टी अब नहीं ले आओगे तो वही एजेंडा आप पे इंप्लीमेंट करेगी। इसलिए जो असल लोकतंत्र है वो है अपनी कम्युनिटी ग्राम सभा। ग्राम सभा से मतलब सिर्फ वो नहीं है जो संविधान में जिसका प्रावधान है। ग्राम सभा मतलब आपकी ग्राम की कम्युनिटी, डिसीजन उसका चलना चाहिए। तो वो हमें एनफोर्स करनी है कि गांव का जो हमारी कम्युनिटी है, समुदाय है, ग्राम समुदाय है, उसका डिसीजन चलेगा। ग्राम समुदाय में जो सरकार का ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर व्यक्ति जो जिसकी उम्र है 18 साल या उससे ऊपर, जो वोट देने का जिसके पास अधिकार है, वो ग्राम सभा का अपने आप सदस्य बन जाता है। तो यानी ग्राम समुदाय ही है वो। तो आप चाहे सरकार के कॉन्सेप्ट वाली बात लें या अपना जो गांव का हमारा समुदाय है उसके डिसीजन लें, लेकिन उनको हमें एनफोर्स कराना है और इस हक से कराना है कि ये हमारा अपना अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। तो भाई डेमोक्रेसी अपनी तब होगी जब अपना ज्ञान होगा। जो ज्ञान आपको बताया जा रहा है वो अगर झूठा ज्ञान होगा और झूठा विज्ञान होगा तो फिर आपकी अपनी व्यवस्था नहीं बन सकती। सच्चा ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा आपकी अपनी होनी चाहिए, सरकार के ऊपर आपका निर्भरता नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के मामले में भी, स्वास्थ्य के मामले में भी, खेती के मामले में भी, हर एक चीज के मामले में, और जानकारी के मामले में, ज्ञान के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं मानता हूं, सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं, अपने ज्ञान के मामले में भी ज्ञान हमें अपना हासिल करना है, ना कि वो जो हमें
सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है या जो आपके गोदी मीडिया द्वारा हमें बताया जा रहा है, वो पूंजीपति उसको कंट्रोल करते हैं, जो आपका गोदी मीडिया है। और पूंजीपति का एजेंडा वो नहीं है जो समाज का एजेंडा है, उनका एजेंडा कुछ और है। तो ज्ञान भी आपको अपना हासिल करना है। तो ये सारी बातें भाई, इनको और बढ़ाया जा सकता था, कुछ और चीजें हो सकता है मेरे जहन में ना इस समय आई हो, लेकिन चूंकि ये बहुत लंबा वक्त हो गया, लंबा भाषण हो गया, तो अभी मैं अभी विराम दूंगा इस बात को। और समस्या है, समाधान क्या है? जो मैंने बताया वो सब समाधान है। आपको अपनी कम्युनिटी में समाधान मिलेंगे। अगर आप समस्या को समझते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो समस्या के अंदर समाधान मिलते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं मैं भूखा हूं, मैं अपने घर में आके अपनी माँ से कहूं मुझे भूख लगी है, तो मेरी माँ ये नहीं कहेगी तू समस्या बता रहा है, अब मैं करूं क्या, तुझे भूख लगी है, तो वो मुझे ये कहेगी ना खाना पड़ा ले खा ले। तो समस्या में समाधान निहित होता है। अगर आप कहते हो कि मैं समस्या ये है कि हम गुलाम हो गए हैं, तो समाधान क्या है? तो समाधान ये कि आप आजाद हो जाओ। आप कहो ये तो कोई बात नहीं हुई, आप तरीका बताओ, पर तरीका आप ढूंढ लो ना। आप अपनी कम्युनिटी में बैठो और चर्चा करो कि हम गुलाम हो गए, और ये चर्चा करो कि कैसे हो गए। तो जैसे हो गए, जिस रास्ते अंदर घुसे थे उसी रास्ते से बाहर जाना है। तो यानी अगर आप एक कम्युनिटी में, एक ग्राम सभा में चर्चा करने लायक हो गए, आज तो चर्चा करने लायक भी नहीं है, तो चर्चा तो हो ही नहीं रही। शहरों में तो हो ही नहीं रही, गांव में तो ग्राम सभा वहां भी नहीं हो रही। जहां पे समुदाय है भी गांव में, वहां पर भी समुदाय बैठ के चर्चा तो नहीं कर रहा। अगर चर्चा करेगा तो समाधान निकलेगा। एक दिमाग काफी नहीं होता, एक से दो भले, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो जितने दिमाग होंगे वो आपको समाधान बताएंगे ना। जैसे आपने समस्या को समझा, चाहे वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, तो वैसे ही सोल्यूशन भी आपके वो जो लोग बैठे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं समस्या पे, वही बताएंगे कि ये समाधान है। अगर मैं यहाँ पे मसीहा बनने की कोशिश करूं, आप कहोगे मैं आपके फैसले करूंगा, मैं आपको बताऊंगा समाधान क्या है, तो फिर तो ये तो तानाशाही हो जाएगी ना। लोकतंत्र का मतलब है कि समस्या का चर्चा हम खुद करेंगे, समाधान हम खुद ढूंढेंगे। अगर मैं आपको बताऊं और आप उसको अपने ऊपर थोपोगे, तो वो तो लोकतंत्र बचा ही नहीं ना। फिर मैं क्यों बताऊं आपको? आप अपने समस्या के समाधान निकलेंगे, लेकिन तब निकलेंगे जब लोग आपस में बैठ के चर्चा करने लायक होंगे। आज तो वो स्थिति है नहीं कि लोग वाकई आपस में बैठ के चर्चा करने लायक नहीं है, क्योंकि राजनीति ने सबको तोड़ दिया है। लोगों को आपस में नफरतें पैदा कर दी हैं कि लोग मिल बैठ के बात करने लायक नहीं बचे। जातिवाद है, और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या कम्युनिटी के नाम पे, या अमीर गरीब के नाम पे, अमीर गरीब के नाम पे, क्लासेस के नाम पे, ठीक है ना, तबके के नाम पे आपको लोगों को लड़ा दिया। राजनीति हो रही है और लोग ये सोच रहे हैं राजनीति से सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन राजनीति तो कोई सोल्यूशन नहीं कर रही। राजनीति तो सिर्फ समस्या पैदा कर रही है। राजनीति कोई सोल्यूशन नहीं बता रही है आपको। अगर बता रही है तो फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है? फिर ठीक है, राजनीति आपकी हर गांव में हो रही है, हर मोहल्ले में हो रही है, तो आप अपने सोल्यूशन कर लो। आप अगली बार वोट दे देना, अगली बार कांग्रेस को वोट दे देना, आपकी हो जाएगा, वो कांग्रेस वाले कर देंगे आके, बस हो गया। फिर तो कर तो कोई रहा नहीं। या तो होगा कि जो संस्थागत हमारे तथाकथित सोल्यूशन है, उनसे कोई सोल्यूशन निकल रहा हो, तब तो मैं मान लूं कि भाई सोल्यूशन हो रहा है। अदालत में जाने से सोल्यूशन हो रहा हो, ना अदालत कर रही है, ना आपकी विधानसभा में हो रहा है, ना संसद में हो रहा है, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना आपकी जो पंचायतों में हो रहा है, ना आपकी म्यूनिसिपैलिटियों में हो रहा है, ना आपके पार्षद कर रहा है, ना आपका विधायक कर रहा है, ना आपका सांसद कर रहा है, ना आपकी राज्य सरकार कर रही है, ना आपकी केंद्र सरकार कर रही है। तो फिर कौन करेगा? तो जनता को सब काम, सब चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जैसे वो एक डायलॉग है ना फिल्मों में कि कानून को अपने हाथ में मत लो। मैं कहता हूं कानून को भी अपने हाथ में लो, संविधान को भी अपने हाथ में लो, अपनी सारी व्यवस्था को अपने हाथ में लो, हर एक चीज। तो भाई सारी चीजों को अपने हाथ में लो। जिंदगी आपकी है, आपको खुद मैनेज करनी है। सेल्फ मैनेजमेंट, जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है, कोई आपकी जिम्मेदारी लेने वाला आएगा नहीं। अच्छा, आपने जहां भी कम्युनिटी पैदा कर दी, चाहे शुरू में बड़ा मुश्किल काम है दोबारा से कम्युनिटी को जीवित करना, पुनर्जीवित करना,
4 लोग ही बैठे हैं, लेकिन बैठे तो सही। गांव में 4 लोग बिठाओ, अभी बुलाओगे लोगों को, चलो भाई ग्राम सभा में बात करें, सारे मुद्दों पे बात करेंगे। 2 लोग ही आते हैं, 3 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं, चलो उतने ही आए, रेगुलर करते रहो। 4 से 5 हो, 5 से 10 हो, ऐसे धीरे धीरे बढ़े, लेकिन कुछ तो होगा और कुछ फिर सोल्यूशन निकलेंगे। अल्टीमेटली देखो चक्कर क्या है कि जब कम्युनिटी पूरी तरह से टूट जाए तो फिर कुछ व्यक्तियों को, इक्का दुक्का गिने चुने व्यक्तियों को आगे आना पड़ता है और लीडरशिप दिखानी पड़ती है, और कोई चारा बचा नहीं है। जब समाज पूरा लाश की तरह पड़ा हो और कोई कुछ करने जोगा ना हो, तो फिर किसी इक्का दुक्का को तो आना ही पड़ता है ना। तो वो इक्का दुक्का ही फिर प्रेरणा बनता है, उसको देख के कुछ लोग और आते हैं, 2 से 4 और 4 से 6, कुछ तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो शहरों में तो कम्युनिटी बिल्कुल ही नहीं बची ना, गाँव में फिर भी उम्मीद की कुछ किरण बाकी है। जो शहरों में तो कम्युनिटी नहीं बची, क्योंकि शहरों में हर काम पैसे से होता है, तो लोग सोचते हैं पैसे से ही मैं सब कुछ कर लूंगा। इसलिए परिवार में भी कोई एकता नहीं है, पड़ोस में कोई एकता नहीं है, कोई किसी चीज पे डिस्कशन नहीं, कोई चर्चा नहीं, तो समुदाय का, कम्युनिटी का कोई काम होता ही नहीं है शहर में। इसीलिए शहर के लोग टोटल गुलाम हो चुके हैं, और जैसे ये हालत शहर वालों की हो गई है वैसे ही गाँव वालों की हो जाएगी बहुत जल्द, और हो ही रही है ऑलरेडी। क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी टूटती जाएगी, समुदाय टूटता जाएगा, वैसे वैसे हम गुलाम होते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट सब कुछ संभालेगी, बड़े पूंजीपति सब कुछ संभालेंगे, राजनेता हमारे जीवन को संचालित करेंगे, हमारे हाथ से सारी बात निकल जाएगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ना हमारा परिवार बचेगा, ना समुदाय बचेगा, ना समाज बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये समाधान है मेरे हिसाब से, कि समस्याओं पे जब चर्चा होगी तो समाधान उसी में से निकलेंगे। और मसीहा तो बनने का मैं तो मानता नहीं, व्यक्तिवाद को मैं नहीं मानता कि एक व्यक्ति, मैं ये दावा करूं, मैं इतना समझदार हूं कि मैं आपकी समस्याओं को हल कर दूंगा। अब 6 साल में मैंने कोई वो नहीं किया, ना तो मैंने कोई मीटिंग्स की ना कुछ, मैं तो अपने घर बैठ के ही लगा रहा, कम्युनिकेशन का काम थोड़ा बहुत करता रहा। लेकिन जब मुझे मौका मिला आप जैसे लोगों से मिलने का, कभी गांव जाने का, तो मैं गया। जब मौका मिला, किसी ने मुझे इनवाइट किया, भी आइए आप थोड़ा अपनी बात रखो, तो मैं गया। लेकिन मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं लोगों की समस्याओं को मैं सॉल्व कर दूंगा। लोगों को अपनी समस्याओं को सॉल्व करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी से लोग निकलेंगे, वही लोगों को मोबिलाइज करेंगे, उनकी देखा देखी और लोग आएंगे, और तब ये समस्याओं का समाधान होता है। और यही असली आजादी है, खुद मुख्तारी है, असली स्वावलंबन है, यही असली डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि अगर आप भी सोचो, अब मोदी के चक्कर में लोग पड़ गए, तो मोदी ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। आप एक वो कहानी है ना, वो एक वो हैमलिन का जो एक वो बांसुरी वादक था, बांसुरी बजाता था तो सारे लोग उसके पीछे पीछे सम्मोहित होकर चलते लगते थे, और वो फिर वो बांसुरी वादक ने उनको पहाड़ी के नीचे धकेल दिया और सब मर गए। या चूहों को उसने पहले चूहों को किया, फिर इंसानों को। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इंसान जो है एक आदमी के बस का नहीं है भाई, सब लोग मिलके ये काम करते हैं। ये जरूर है कि जब कम्युनिटी पूरी आपकी मरणासन पड़ी हो तो कुछ इक्का दुक्का लोग डेफिनेटली खड़े होते हैं, जो बाहिम्मत लोग होते हैं, साहसी लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिविजुअल्स को खड़ा होना पड़ता है, जहां पे हमें हिम्मत करनी पड़े अपने समाज को बचाने के लिए, तो हमें आगे आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो उस हद तक मैं व्यक्तिवाद को मानता हूं कि पर्सनैलिटी में बड़ी तगड़ी ताकत होती है कम्युनिटी को जिंदा करने की। उसकी देखा देखी लोग आते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को आना तो पड़ेगा। एक आदमी के बस का नहीं है, 1-2 आदमी के बस का नहीं है, उसके साथ बहुत लोगों को जुड़ना पड़ता है। 100% नहीं पड़ता। ग्राम सभाओं की बैठकों का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, केरल में भी ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। मैं एक बार केरल भी गया था देखने के लिए कि वहां ग्राम सभा की बैठकें कैसी होती हैं। तो मैं इवन एक बार बड़वानी गया था मध्य प्रदेश में, वहां भी मैंने ग्राम सभाओं की बैठकें अटेंड की थी, देखने के लिए ग्राम सभाओं की। वो आदिवासी इलाका है बड़वानी, ये मध्य प्रदेश में। तो मैंने देखा कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है, जैसे मैं गया केरल में, तो वहां पे ग्राम सभा को वार्ड सभा कहते हैं, क्योंकि बड़ी अगर ग्राम सभा है तो उसको छोटे छोटे वार्ड में बांट देते हैं। 2-2.5 हजार की आबादी वाला एक गांव ले लिया, तो उसमें वार्ड सभा बन गई। उनकी बैठक भी मैंने अटेंड की,
मैं उनकी जो वार्ड सभा या ग्राम सभा में गया, तो मैंने एक चीज देखी कि वहां, अब आप सोचो कि मान लिया 2-2.5 की आबादी है, उनकी एक ग्राम सभा है, 2-2.5 उसके मेंबर है, या 2-2.5 अगर आबादी है तो उसमें मेंबर जो 18 साल से उम्र वाले हैं वो माने जाएंगे, तो मान लिया 2000 है। तो लोग कितने आते हैं? लोग एक ग्राम सभा में 100 लोग, कहीं में 80, कहीं 100 मुश्किल से आते हैं। अब आप कहोगे यार ये अगर 2000 लोग, ये 1500 या 2000 के लोग, 1500 लोगों की उसमें मेंबरशिप है ग्राम सभा की, और 100 लोग ग्राम सभा की बैठक में आ रहे हैं, या 100 भी मुश्किल से आ रहे हैं, तो ये तो यार इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं चल रही भाई, ये तो इसका कुछ नहीं हो सकता। आप गलत सोच रहे हो। अरे भैया 100 लोग आ रहे हैं बहुत हैं, 50 भी बहुत हैं, 25 भी बहुत हैं। आपने सबको न्योता दिया कि ग्राम सभा की बैठक है, आ जाओ, और सब सदस्य हैं और वो चाहे तो आ सकते हैं। वो नहीं आ रहे, उनके 50 काम हो सकते हैं, और उनमें कई ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें इस आदमी की बात में विश्वास है, भाई ये जा रहा है ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आपकी ग्राम सभा में 50 लोग आ गए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी आराम से डिसीजन होंगे, बहुत बढ़िया डिसीजन होंगे। आप अपने आप को खुश नसीब मानो, भाग्यशाली मानो। 50 लोग बैठ के डिसीजन ले लेंगे, सारा गांव खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकतंत्र के जिंदा होने का प्रमाण है, मरने का प्रमाण नहीं है। 50 लोग जागरूक हैं, आ गए, डिसीजन ले लिया गांव के बिहाफ में, बिल्कुल सही है। 50 आ गए, 25 आ गए, 20 आ गए, 15 आ गए, कोरम होता है। कोरम का मतलब होता है इतने आएंगे तो बैठक चालू होगी, इतने आएंगे तो चर्चा होगी और निर्णय होगा। मान लिया वो कोरम आपका 25 का, बहुत अच्छी बात है। 25 आ गए, डिसीजन लो, सब लोग राजी होंगे, खुशी होंगे, आप डिसीजन लोगे, गांव उसको मानेगा, क्योंकि गांव को सबको न्योता मिला था। जो आना चाहता था वो आ सकता था, हमने किसी को मना नहीं किया। खुली बैठक होती है ग्राम सभा की, और 25 लोग आने थे, 1500 आए, 25 या 50, उन्होंने डिसीजन ले लिया, बहुत अच्छी बात है, सबकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। भाई मान के चलो कि लोकतंत्र में परिवार जो होता है, एक आपका ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। मान लिया 3 भाई हैं, तीनों भाई का परिवार एक साथ रहता है, और 14 मेंबर है फैमिली के। क्या कभी ऐसा होता है कि 14 मेंबर सारे डिसीजन 14 के 14 मिलके एक साथ लें? 14 में महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, सब होंगे, हर तरह के। कुछ डिसीजन है जो बुजुर्ग ही लेते हैं, कुछ डिसीजन है जो महिलाएं ही लेती हैं। मान लीजिए खाने पीने का, रिश्ते नाते का कोई डिसीजन है जो महिलाओं ने ले लिया, सब मान लेंगे। बुजुर्गों ने डिसीजन ले लिया, कुछ इंपॉर्टेंट कोई कारोबार से रिलेटेड या कोई रिश्ता करने से रिलेटेड, तो सबने मान लिया। पुरुषों ने, जो जवान मर्द हैं, उन्होंने डिसीजन कोई ले लिया तो सबने मान लिया। कई जगहों पे बच्चों के अपनी कोई जिंदगी का फैसला है जो उन्होंने अपने आप कर लिया, सबने मान लिया। तो 14 का जो अगर परिवार है, तो 14 की जब बैठक होगी तो क्या सारे डिसीजन सारे मिलके लेंगे? नहीं, कोई डिसीजन सिर्फ महिलाएं लेंगी, कुछ पुरुष लेंगे, और बाकी सब लोग मान लेंगे। तो ये डेमोक्रेसी है, 100% डेमोक्रेसी है। ये मत समझना कि 14 में हर डिसीजन सबको 14 में बिठाना पड़ेगा, उनकी 14 की बैठक होगी तब मानेंगे। ऐसे ही ग्राम सभा में होता है। अगर गांव की आबादी 1500 की है और 50 का कोरम हो गया, तो सबको इनवाइटेड है, जिसको आना था आ गया, जिसके पास समय था आ गया। 50 लोगों ने डिसीजन ले लिया, मतलब 50 लोगों ने जो डिसीजन लिया, बाकी के जो गांव के लोगों के बिहाफ पे लिया है, तो वो माना जाएगा, और वो 100% बहुत अच्छी तरीके से आपका लोकतंत्र चल रहा है। ये इस बात का प्रमाण है, ना कि इस बात का प्रमाण है कि अरे 1500 थे, आए तो 50 ही, तो हम तो नहीं मानते। जो ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। लिख के दो। जैसे वैसे तो बोलते 70% चाहिए, वो नहीं। सरकारी, देखो सरकार ने कोरम बना रखा है, जो सरकार कोरम बनाएगी वो गलत है। अगर सरकार एक बड़ा कोरम बना देगी, इतने लोगों में, तभी हम मानेंगे। लेकिन सरकार का, अगर आप ग्राम सभा की बैठकें देख लो, मैंने खुद अटेंड की है यहाँ पे बड़वानी वगैरह में, तो मुश्किल से उसमें भी गांव की आबादी अगर मान लिया 1000-1200 है मेंबर ग्राम सभा के, या 700-800 हैं, तो उसमें आते वही हैं, मुश्किल से 50-60 लोग होते हैं। तो जो सरकार कराती है ग्राम सभा की, आयोजित करती है, उसमें भी 50-60 लोग आते हैं। केरल में भी इतने ही आते हैं। मान लिया आपकी 1200 या 1500 की आबादी है ग्राम सभा की, उसमें मेंबरशिप है,
तो आते उसमें वही है 60-70 इतने लोग होते हैं, उसमें कोरम पूरा हो जाता है और वो बिल्कुल वैलिड मानी जाती है, वैध मानी जाती है जो डिसीजन लिया जाता है उसमें। तो केरल में भी ग्राम सभाओं की हमने देख के आए हैं, ऐसी होती है। तो भाई जैसे ज्वाइंट फैमिली में आपकी लोकल कम्युनिटी में जो फैसले होते हैं तो सारे नहीं लेते, इसीलिए मैं बोलता हूँ खाप पंचायत को उन्होंने बदनाम कैसे किया। ये कहा कि खाप पंचायतें अदालतों में चले गए कि खाप पंचायतें बंद कराओ जी, तो खाप पंचायत में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, महिलाओं का कोई पूछता नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये जो खाप पंचायतों का ट्रेडिशन चला भाई उसमें मर्द बैठते थे और ये शायद पुरानी बात हो, लेकिन सवाल यह है कि वो औरतों को अगर एक्सेप्टेबल है तो वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक निर्णय माना जाएगा। पूरे गांव को अगर वो एक्सेप्टेड है तो निर्णय पूरी तरह से जायज माना जाएगा, वैध माना जाएगा। दुनिया का हर लोकतंत्र ऐसे चलता है जैसे कम्युनिटी चलती है। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों ने लिया, जो कह रहे हैं ये हमारी इजाद है, ये इनकी इजाद नहीं है, ये कम्युनिटी है जैसे दुनिया में चलती है, ये उनकी इजाद है। कम्युनिटियों से इन्होंने चोरी किया है और अब ये दुनिया में पढ़ा रहे हैं कि देखो ये ग्रीस में, यूनान में, प्राचीन यूनान में हमने डेमोक्रेसी को इजाद किया, आविष्कार किया और हम लेके आए। ये झूठ बोल रहे हैं आपसे। ये सब हमारी अपनी कम्युनिटियां जैसे चलती थी और हमारी कम्युनिटी कैसे चलती थी हम सबको पता है। डिसीजन जो लिए जाते हैं उसमें रिप्रेजेंटेशन अपने आप तय हो जाती है। भाई एक बच्चा है वो कहता है मेरा बाप जो मेरा बड़ा भाई है वो फैसला कर रहा है, मेरी बड़ी बहन फैसला कर रही है, मेरी माँ जो फैसला कर रही है, मेरा बाप जो फैसला कर रहा है मुझे मंजूर है, वो डेमोक्रेसी मानी जाएगी। भाई सब लोग राजी हैं, दूसरे आदमी हमें थोड़ा ना बताएंगे कि ये कैसे डिसीजन हमें लेना है। तो ग्राम सभा में भी ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपकी ग्राम सभा में जो लोग हैं जो उसमें अटेंड करते हैं, खुली बैठक में जो आना चाहें वो आए। आपका एक कोरम होना चाहिए, वो पूरा होगा, आप अपनी चर्चा करो, डिस्कशन हो और उसमें जो फैसला लेना है वो लो और आप अपनी कम्युनिटी को बता दो, अपने गांव में सबको कि ये फैसले लिए गए हैं, ये हमने उसका जो निर्णय है वो लिए गए हैं और वो उनको एक्सेप्टेबल होगा। ये 100% बहुत बढ़िया चलने वाला लोकतंत्र है और लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। तो बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। एक बार आखिर में सारे साथी ये पूछ रहे हैं जी, जो वो लिंक थे आपके वो कौन से चैनल पर है, एक बार ये और बोल दो। हाँ, ये टेलीग्राम का एक मेरा चैनल है, कपिल बजाज सपोर्टर चैनल नाम से। तो उसपे बहुत सारे आपको 2021 की शुरू में मैंने खोला था, तो 4 साल से मैं उस पर बहुत सारी पोस्ट डाल रहा हूँ। बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, लेख मिलेंगे, अंग्रेजी के ज्यादा मिलेंगे, हिंदी के कम मिलेंगे। और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि अंग्रेजी में बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध है लेकिन हिंदी में नहीं है। और मैंने बहुत कोशिश की बहुत सारी चीजें हिंदी में अनुवाद करके देने की, लेकिन मैंने देखा है कि इन 6 साल में बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो हिंदी में अनुवाद करने का भी काम करें। हिंदी में अनुवाद करने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े जो लेख हैं जी लंबे लंबे अंग्रेजी के वो पूरे आप ट्रांसलेट करोगे हिंदी में, वो मतलब नहीं है। आपको सार बताना है, सिर्फ मेन आपको सार बताना है। ये काम जो है ये बहुत लंबे काम होते हैं, बहुत मेहनत का काम होता है और अनुवाद करने का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अंग्रेजी इसलिए सीखनी चाहिए ताकि साम्राज्यवाद को हम समझ सकें, क्योंकि साम्राज्यवाद अंग्रेजी से हम पे थोपा जा रहा है। अच्छा, हिंदी हमें कब लिबरेट करेगी? हिंदी हमें मुक्त तब करेगी जब हिंदी में वो ज्ञान उपलब्ध होगा। अगर हिंदी में वो ज्ञान उपलब्ध नहीं है तो हिंदी भी हमें गुलाम बनाने के लिए ही इस्तेमाल होती है और हमारी अपनी भाषाएं भी हमें गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि हिंदी में और हमारी भाषाओं में वो ज्ञान उपलब्ध नहीं है। तभी ये हमें मुक्त करने का काम होगा भाषा से, जब वो ज्ञान उस भाषा में उपलब्ध होगा। तो हमें साम्राज्यवाद का ज्ञान चाहिए जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, और साम्राज्यवाद का सारा ज्ञान अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध नहीं है। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, अपने पत्रकारों से, अपने साहित्यकारों से पूछना है कि भाई तुमने क्या किया, तुमने ये 80 साल हो गए आजादी मिले, तुमने हिंदी में वो ज्ञान उपलब्ध क्यों नहीं कराया? अब तुमने नहीं कराया तो कोई बात नहीं, अब हम कराएंगे, लेकिन वो होना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। बहुत लोग ये कहेंगे भी आपके टेलीग्राम चैनल पे तो अंग्रेजी में पोस्ट है, हिंदी में तो है नहीं, हमारी समझ में नहीं है, लेकिन आप उसको स्क्रॉल अप करते जाओ, ऊपर स्क्रॉल करते जाओ तो आपको हिंदी में भी कई आर्टिकल्स मिलेंगे बीच में, लेकिन अंग्रेजी में ज्यादा मिलेंगे। बहुत सारी पोस्ट हिंदी में मिलेंगी, बहुत बढ़िया आर्टिकल मैंने हिंदी में डाल रखे हैं, जो आप पढ़ोगे आपको कई चीजें समझ में आएंगी। और यही काम जो मैंने कर रखा है, अगर आप प्रेरित हो रहे हैं तो आपको भी
अपने लेवल पे करना चाहिए। एक बार हाँ, कोरम ग्राम सभा कोई भी मीटिंग जो होती है ना, उसमें कोरम का मतलब होता है कि न्यूनतम इतने लोग होने चाहिए, मिनिमम में इतने लोग अगर होंगे तभी बैठक चालू होगी और बैठक को वैध माना जाएगा। जैसे अगर एक सभा के कुल सदस्य 1000 हैं और आपने तय कर दिया कि 100 लोग अगर होंगे तभी 100 लोग अगर इकट्ठे हो गए उस मीटिंग में आ गए, तो आपने दिन तय कर दिया फला जगह पे फला समय पे ये मीटिंग चालू होगी, हमारी बैठक होगी, तो सभी 1000 लोग उसमें उनको न्योता मिलेगा, सभी लोग इनवाइटेड है भाई, आप 1000 में जितने सदस्य हैं सभी लोग अटेंड कर सकते हैं। तो अब उसमें आपने बना दिया कोरम, सभी लोग तो आएंगे नहीं, किसी का कोई काम होगा, किसी का कोई काम होगा, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो आपने ये तय कर दिया कि न्यूनतम कम से कम 100 लोग अगर होंगे तभी मीटिंग वैध मानी जाएगी। अगर 80 भी आ गए तो वो वैध नहीं मानी जाएगी और हमें फिर इंतजार करना है। तो 80 लोग भी वेट करेंगे कुछ समय तक कि और लोग आ जाएं, फिर 20 लोग अगर और आ गए, पूरे 100 लोग पूरे हो गए तो मतलब कोरम पूरा हो गया। कोरम मतलब न्यूनतम जो नंबर है लोगों का जिससे वो उस मीटिंग को, सभा को वैध या जायज माना जाएगा, उसको कोरम कहते हैं। अंग्रेजी शब्द है ये कोरम, CUORAM इसकी स्पेलिंग है कोरम, और उच्चारण मैंने बता दिया कोरम। और इसको कोरम का मतलब मिनिमम इतने व्यक्ति होने चाहिए तब वो सभा को हम वैध मानेंगे। तो ग्राम सभा की मीटिंग्स में भी यही होता है कि आपका कोरम पूरा हो जाए और आपकी वो मीटिंग पे फिर आप सारी जो चर्चाएं अपना जो एजेंडा के हिसाब से करोगे और उस पर जो भी निर्णय आपको लेना है वो सब मिलजुल के लेंगे। इस तरीके से वो मीटिंग्स होती हैं। अपनी मर्जी से बना सकती है। बिल्कुल अपनी मर्जी से ही बनाना चाहिए, लेकिन चक्कर ये है अभी की ग्राम सभा के जो कानून बने हुए हैं, जो ग्राम पंचायत के कानून है, उसमें इन्होंने पहले सारे नियम कायदे बना दिए कि ऐसे ग्राम सभा की मीटिंग होगी, इतना कोरम होगा। इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? शुरू में तो आप कोरम के हिसाब से करो मीटिंग, फिर धीरे धीरे कहो कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये बदलना चाहिए, सरकार ये नियम बदले क्योंकि कोरम जो है इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। आप अपने कायदे फिर बनाने चालू करो, लेकिन वो तब होगा जब ग्राम सभा की मीटिंग रेगुलर होनी चालू हो जाए। उसके बाद कायदे हमारे चलेंगे धीरे धीरे, और पंचायत का सेक्रेटरी नहीं बुलाएगा फिर ग्राम सभा की मीटिंग, हम खुद बुलाएंगे। और पंचायत का सेक्रेटरी आएगा नौकर बन के, जो उसको आदेश दिया जाएगा वो पूरा करेगा। पंचायत का सेक्रेटरी भी और सारे सरपंच भी, पंच भी, और जो सरकारी अधिकारी हैं जिनको वहां पे बुलाया जाएगा उनको आना पड़ेगा, खड़े हो जाएंगे वो, और जो आदेश हम देंगे वो मानेंगे। ये होनी चाहिए ग्राम सभा की मीटिंग। ग्राम सभा की मीटिंग भी हम बुलाएंगे, एजेंडा भी हम तय करेंगे, गवर्नमेंट तय नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं करेगी, हम तय करेंगे। अभी तो गवर्नमेंट कर रही है, अभी जो ये कर रहे हैं ना औपचारिकता के तौर पे ग्राम सभा की बैठकें जो होती हैं कभी 15 अगस्त 26 जनवरी पे, उस पर ये एजेंडा भी पहले से गवर्नमेंट की तरफ से आता है। हम कहेंगे हम एजेंडा तय करेंगे, एजेंडा में हम लिखेंगे कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा को रिजेक्ट करते हैं, फर्जी बीमारी को रिजेक्ट करते हैं, भूमि अधिग्रहण को रिजेक्ट करते हैं। तो हम सारे अपने एजेंडा लिखेंगे और अपने एजेंडा पे चर्चा होगी, उन्हीं पे निर्णय होंगे और वो भेजेंगे सीधा गवर्नमेंट को, जाएंगे पंचायत सेक्रेटरी को ऑर्डर देंगे, भाई सारी भेजे चीफ मिनिस्टर से लेकर सबको, ये हमारा ऑर्डर है, ये होगा हमारे गांव में। ये है लोकतंत्र जिसमें हम अपने फैसले खुद लेंगे। पंचायत में सदस्य है, कितने % लोग होंगे तो पूरा होगा? 10% याद कर लीजिए, 10% मिनिमम होना चाहिए। पहली बार स्थापना करने के लिए 10% होना चाहिए उपस्थिति है। ये जी अपने गांव में शुरुआत भी कर चुका हूँ और लोगों में सहमति भी क्या पानी पी लीजिए, पानी है उसमें, पानी चाहिए थोड़ा और मिल जाए, और डाल दो, और डाल दो। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई का, इतनी बेहतरीन और गूढ़ जानकारियां हमको दी, उसके लिए हृदय से हम सभी का आभार। उनके लिए बहुत